लूजर इंजीनियर टू ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन। अध्याय 31, सिस्टम से एक और व्यावसायिक मिशन। 9 दिसंबर 2023 की दोपहर को एरियन को कैथरीन का एक संदेश मिला जिसमें उसने किसी जरूरी काम के कारण उनका ट्यूशन रद्द कर दिया था। यह उसके लिए एक झटका था, खासकर उसके सोलर पैनल प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में हुए मतभेद के बाद। उसे उम्मीद थी कि कैथरीन उसके प्रोजेक्ट में पार्टनर बनेगी, लेकिन अब यह अनिश्चित लग रहा था। थोड़ा निराश महसूस करते हुए एरियन ने सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसके पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त धन था और उसे तुरंत किसी साझेदार की जरूरत नहीं थी। फिर उसका ध्यान स्कूल में होने वाले एक कार्यक्रम PSME प्रतियोगिता पर गया। उसके प्रोफेसर श्री डेलगाडो उसे अपना सोलर पैनल प्रोजेक्ट वहां प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गए थे। शर्त यह थी कि उसे क्विज प्रतियोगिता में भी भाग लेना होगा। कार्यक्रम का विषय उसके प्रोजेक्ट के टिकाऊ भविष्य पर केंद्रित होने के साथ पूरी तरह मेल खाता था। क्विज प्रतियोगिता और उनकी टीम के साथ बैठक 12 दिसंबर को निर्धारित थी और मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर को होना था। इसलिए उनके पास अपने व्यवसाय को संभालने के लिए काफी समय है, खासकर जब यह मिशन सामने आया है। नया मिशन, अपना व्यावसायिक स्थान ढूंढना। अब जब आपके पास पर्याप्त धनराशि है तो आप अपने सौर पैनल निर्माण केंद्र के लिए संभावित स्थान की तलाश शुरू कर सकते हैं। पुरस्कार 15,000 सिस्टम पॉइंट्स, 1x रैंडम चेस्ट और 1 एनर्जाइज्ड ड्रिंक। सिस्टम से सही स्थान खोजने के सुझाव। आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से निकटता पर विचार करें। परिवहन लागत और डिलीवरी समय को कम करने के लिए ऐसा स्थान चुनें जो आपके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं और संभावित ग्राहक आधार के करीब हो। बुनियादी ढांचे और पहुंच का मूल्यांकन करें। सुनिश्चित करें कि साइट पर माल भेजने और प्राप्त करने के साथ साथ कर्मचारियों की पहुंच के लिए अच्छे परिवहन संपर्क उपलब्ध हों। स्थानीय श्रम बाजार का विश्लेषण करें। क्षेत्र में कुशल श्रम की उपलब्धता आपके विनिर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जोनिंग विनियमों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के लिए जोन किया गया है और किसी भी पर्यावरणीय या भवन विनियमों के बारे में पता करें जो आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। उपयोगिता और परिचालन लागत का आकलन करें। बिजली, पानी और अपशिष्ट निपटान जैसी उपयोगिताओं की लागत के साथ साथ क्षेत्र में समग्र परिचालन लागत पर भी गौर करें। अपनी उंगलियां चटकाते हुए एरियन ने अपना फोन निकाला और ग्रैब टैक्सी बुक की। कुछ ही पलों में टैक्सी आ गई और वह तुरंत उसमें बैठ गया। 30 मिनट बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसकी मां अभी भी काम पर गई हुई थी, इसलिए वह घर पर अकेला था। वह जल्दी से अपने बेडरूम में गया और अपना काम शुरू कर दिया। एरियन ने उत्सुकता से अपना लैपटॉप खोला और फिलीपींस की एक लोकप्रिय रियल एस्टेट लिस्टिंग साइट लामुडी पर जाकर अपने सोलर पैनल निर्माण केंद्र के लिए संभावित गोदामों की तलाश शुरू कर दी। सिस्टम की युक्तियों की बदौलत उसे साफ पता था कि उसे क्या चाहिए। हालांकि उसे एक सरप्राइज मिलने वाला था। सूची देखते ही एरियन की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। औद्योगिक गोदामों की कीमतें बहुत ज्यादा थीं। उसने पाया कि एक गोदाम खरीदने में 45,000 से 700 मिलियन पेसो तक का खर्च आ सकता है। किराए पर लेना भी कम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मासिक खर्च 500,000 से 80 लाख पेसो तक था। ये आंकड़े उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसे आश्चर्य और चिंता का मिला जुला एहसास हो रहा था। उसकी हालिया जीत हालांकि काफी थी, लेकिन इन रियल एस्टेट की लागतों के सामने नाकाफी लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू करना उसके शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा पूंजी प्रधान था। किराए और गोदाम खरीदने की लागत के मुकाबले 17,000 पेसो क्या है? एरियन बड़बड़ाया, लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आई। अगर गोदाम की कीमत इतनी है तो उसे इसे कमाना ही होगा। हालांकि वह निवेशकों को आकर्षित करके वह पैसा हासिल कर सकता था, लेकिन कुछ निवेशक लालची और चालाक होते हैं और स्टार्टअप से कंपनी के कम से कम 30 से 50% शेयर जरूर चाहते हैं, और एरियन किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता। उसने दूसरे विकल्प तलाशने का फैसला किया। शायद कोई ज्यादा किफायती तरीका हो, उसने जोर से सोचते हुए कहा। एरियन जानता था कि उसे अपने निवेश के बारे में समझदारी से काम लेना होगा। बात सिर्फ ढेर सारा पैसा होने की नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की है। उन्होंने छोटे गोदामों या शायद साझा जगहों पर विचार करना शुरू किया, जहां लागत कम हो सकती थी। उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में स्थित जगहों पर भी विचार किया, जहां अचल संपत्ति सस्ती हो सकती थी। एक और विकल्प पुरानी इमारतों की तलाश करना था, जिनका नवीनीकरण नई इमारत खरीदने की तुलना में कम खर्च में किया जा सके। एरियन ने अगले कुछ घंटे ऑनलाइन शोध करने, कीमतों की तुलना करने और संभावित स्थानों को नोट करने में बिताए।
एरियन के गहन शोध और सावधानीपूर्वक विचार विमर्श ने उन्हें अपने सौर पैनल निर्माण केंद्र के लिए संभावित गोदाम स्थानों की एक सूची तैयार करने में मदद की। उन्होंने अधिक किफायती विकल्प खोजने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के बाहर के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी सूची में शामिल थे बटांगस में गोदाम स्थान, बटांगस शहर, क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर, मासिक किराया 550,000 पेसो। कैविटे में औद्योगिक स्थान दसमारियाज, क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर, मासिक किराया 480,000 पेसो। लागुना में विनिर्माण सुविधा स्थान, सांता रोजा, क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर, मासिक किराया 600,000 पेसो। बुलाकान में परिवर्तित भवन स्थान, मालोलोस, क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर, नवीनीकरण की आवश्यकता है, मासिक किराया 400,000 पेसो। पंपांगा में नवनिर्मित गोदाम स्थान, एंजल सिटी, क्षेत्रफल 1100 वर्ग मीटर, मासिक किराया 530,000 पेसो। हर जगह के अपने फायदे और नुकसान थे। बटांगास और लगुना में जगहें ज्यादा थीं, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा था। कैविटे और बुलाकान में ज्यादा किफायती विकल्प मौजूद थे, हालांकि बुलाकान में नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निवेश की जरूरत थी। पंपांगा का विकल्प एक नए विकसित क्षेत्र में आकार और लागत के बीच संतुलन का एक बेहतरीन विकल्प था। एरियन ने इन जगहों पर जाकर इन इलाकों और सुविधाओं को बेहतर ढंग से समझने की योजना बनाई थी। वह किराए पर बातचीत करने और उपयोगिता व संचालन संबंधी खर्चों जैसी अतिरिक्त लागतों को समझने का भी इरादा रखता था। उसका लक्ष्य लागत, आकार, पहुंच और संभावित आपूर्तिकर्ताओं व बाजारों से निकटता के बीच संतुलन बनाना था। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे किसी को, खासकर किसी रियल एस्टेट एजेंट को, फोन करना जरूरी था जो उसे इन संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी और संभावित रूप से बेहतर सौदे पाने में मदद कर सके। एरियन ने लिस्टिंग को स्कैन किया और संपर्क नंबर ढूंढे। उसे हर संपत्ति से जुड़े रियल एस्टेट एजेंटों के नंबर मिले और उसने फोन करना शुरू करने का फैसला किया। एरियन ने अपना फोन उठाकर बटांगास गोदाम का नंबर डायल किया। फोन कई बार बजने के बाद एक पेशेवर आवाज ने जवाब दिया। शुभ दोपहर, मैं प्राइम एस्टेट प्रॉपर्टीज से लारा हूँ। आज मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हाय लारा, मेरा नाम एरियन राजवाट है। मुझे लामुडी पर सूचीबद्ध बटांगस शहर में स्थित गोदाम में रुचि है। क्या आप मुझे अधिक जानकारी दे सकती हैं? बिल्कुल मिस्टर रेयस। बटांगास में गोदाम 1200 वर्ग मीटर का एक विशाल क्षेत्र है जो विनिर्माण या भंडारण उद्देश्यों के लिए आदर्श है। यह एक रणनीतिक क्षेत्र में स्थित है जहां से प्रमुख सड़कों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो इसे परिवहन लागत को कम करने की चाह रखने वाले व्यवसायों के लिए एकदम सही बनाता है। ये तो बहुत अच्छा लगता है। गोदाम की हालत कैसी है और क्या कोई अतिरिक्त लागत है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? गोदाम उत्कृष्ट स्थिति में है। हाल ही में आधुनिक सुविधाओं के साथ इसका नवीनीकरण किया गया है। अतिरिक्त लागतों की बात करें तो 550,000 पेसों का मासिक किराया बुनियादी रखरखाव के लिए है। उपयोगिताएं और आपके द्वारा आवश्यक कोई भी विशिष्ट संशोधन या उन्नयन अतिरिक्त होगा। मैं समझ गया। क्या किराए पर बातचीत की गुंजाइश है? हम इस पर निश्चित रूप से चर्चा कर सकते हैं, श्रीमान रेयस। मुझे आपके लिए संपत्ति देखने और शर्तों के बारे में अधिक विस्तार से बात करने के लिए एक यात्रा की व्यवस्था करने में खुशी होगी। ये बहुत अच्छा होगा। मैं अन्य संपत्तियों पर भी विचार कर रहा हूं, इसलिए निर्णय लेने से पहले मैं तुलना करना चाहूंगा। समझ में आता है, श्रीमान रेयस। अपने व्यवसाय के लिए सही विकल्प ढूंढना महत्वपूर्ण है। अन्य विकल्पों पर विचार करने के बाद बेझिझक हमसे संपर्क करें। हम आपको सर्वोत्तम समाधान ढूंढने में मदद करने के लिए यहाँ हैं। एरियन ने लारा को धन्यवाद दिया और कॉल समाप्त कर दी। अब वह अपने अगले कदमों के बारे में ज्यादा जानकारी और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। अभी 4 और कॉल बाकी हैं। अध्याय 32, गोदाम की खोज। 11 दिसंबर 2023, सुबह के 4 बजे। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, एरियन ने फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान रखते हुए कि उसकी माँ पूरी तरह जाग न जाए। मायरा, जो अभी भी आधी नींद में थी, ने स्पष्ट स्वीकृति बुदबुदाते हुए कहा। एरियन ने चुपचाप अपना बैग उठाया जिसमें उसने पिछली रात दिन भर के लिए जरूरी सामान पैक कर रखा था। उसने उन गोदामों में जाने की योजना बनाई थी जिन्हें उसने चुना था। ट्रैफिक से बचने और एक ही दिन में सभी जगहों को देखने के लिए जल्दी निकलना जरूरी था। उसने आखिरी बार अपना फोन चेक किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास रियल एस्टेट एजेंटों के पते और संपर्क विवरण हैं। फिर वह घर से बाहर निकल गया और पीछे से दरवाजा धीरे से बंद कर दिया।
सड़कें अभी भी अंधेरी थीं, शहर अभी जागा नहीं था। एरियन ने बस पकड़ने के लिए मुख्य सड़क पर पैदल चलने का फैसला किया। चलते चलते उसने दिन भर की अपनी योजना पर विचार किया। सबसे पहले वह बटांगास के गोदाम में जाएगा, फिर कैविटे, लगुना, बुलाकान और अंत में पंपांगा जाएगा। यह एक लंबा दिन होने वाला था, लेकिन एरियन में उत्साह और दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव था। बस स्टॉप पर वो बटांगास जाने वाली पहली बस में चढ़ने से पहले कुछ मिनट इंतजार करता रहा। अपनी सीट पर बैठते हुए एरियन खिड़की से बाहर देखता रहा, अपने भविष्य के व्यवसाय, आसन प्रतिस्पर्धा और आगे आने वाली अनिश्चितताओं के बारे में सोचता रहा। बटांगास तक का सफर आसान रहा और वह ठीक सूर्योदय के समय पहुंच गया। एरियन ने रियल एस्टेट एजेंट को अपने आगमन की सूचना देने के लिए मैसेज किया और पहले गोदाम की ओर चल पड़ा। ओह, आपने यात्रा की, लारा ने उत्तर दिया, हालांकि एरियन उसकी इस टिप्पणी की कल्पना कर सकता था। क्या इसमें कोई समस्या है? एरियन ने एक प्रश्न के साथ जवाब दिया। मैं आपके लिए परिवहन का इंतजाम कर सकता था। मुझे लगा कि आपके पास अपना वाहन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वह तिपहिया साइकिल भेज दूंगा जिस पर आप जल्दी पहुंच सकते हैं। ये बस स्टॉप से ज्यादा दूर नहीं है। एरियन ने लारा की चिंता की कद्र की, लेकिन अपनी आजादी को प्राथमिकता दी। उसने लारा के निर्देश माने, सुझाई गई ट्राइसाइकिल पर सवार हुआ और जल्द ही गोदाम पहुंच गया। जैसे ही एरियन ट्राइसाइकिल से बाहर निकला, बटांगास गोदाम का दृश्य देखकर वह तुरंत दंग रह गया। यह इमारत भव्य रूप से खड़ी थी, इसका विशाल अग्रभाग आधुनिक और औद्योगिक डिजाइन के तत्वों का मिश्रण था। इमारत अपेक्षाकृत नई थी, इसकी धूसर बाहरी दीवारें नीले रंग की सजावट से सजी थीं, जो इसे एक पेशेवर लेकिन मजबूत रूप दे रही थी। गोदाम एक विशाल कंक्रीट के आंगन से घिरा हुआ था, जहां सामान चढ़ाने और उतारने के लिए पर्याप्त जगह थी। एक ऊंची धातु की बाड़ ने संपत्ति को घेर रखा था, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहती थी। प्रवेश द्वार चौड़ा था, जिससे ट्रकों और अन्य बड़े वाहनों के लिए आसानी से प्रवेश संभव था। बाहर से देखने पर गोदाम बहुत अच्छी हालत में लग रहा था। धातु की छत बिल्कुल सही सलामत थी और सुबह की धूप में चमक रही थी, जिससे पता चलता था कि इसका रखरखाव बहुत अच्छा था। इमारत के एक तरफ कई बड़े शटर वाले दरवाजे लगे थे, जो अंदर के विशाल भंडारण स्थान का संकेत दे रहे थे। ये स्थान रणनीतिक रूप से स्थित था, मुख्य सड़कें पास में ही थीं, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता था। यह इलाका गतिविधियों से भरा हुआ था, जो एक फलते फूलते औद्योगिक क्षेत्र का संकेत था। फिर भी यह अत्यधिक भीड़भाड़ वाला नहीं था, जो परिवहन और रसद के लिए फायदेमंद होता। प्रवेश द्वार पर एक महिला खड़ी थी, जो लगभग 25 साल की थी और काले रंग का ब्लेजर और पैंट पहने हुए थी। उसमें पेशेवरपन का भाव था। ये लारा ही होगी, वही रियल एस्टेट एजेंट जिससे एरियन पत्र व्यवहार कर रहा था। उसने गर्मजोशी और व्यावसायिक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मिस्टर रेयस, शायद मैं लारा हूँ। गोदाम में आपका स्वागत है। क्या हम अंदर देख सकते हैं? उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। एरियन ने हाथ मिलाते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं एरियन हूँ। इतनी सुबह मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। लारा एरियन को चौड़े प्रवेश द्वार से गोदाम में ले गई। अंदर कदम रखते ही मुख्य भंडारण क्षेत्र का विशाल खुला स्थान उनके स्वागत में था। अंदर अच्छी रोशनी थी, ऊंची छतें और रोशनदानों की एक श्रृंखला थी, जिससे प्राकृतिक रोशनी अंदर आ रही थी। फर्श कंक्रीट का, मजबूत और समतल था, जो भारी मशीनरी और भंडारण रैक के लिए आदर्श था। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोदाम बड़े पैमाने पर संचालन के लिए सुसज्जित है। हाल ही में इसे ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित किया गया है और इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली है, लारा ने उन्हें जगह का भ्रमण कराते हुए समझाया। एरियन ने विस्तार से सुनते हुए सिर हिलाया। उसने बिजली की क्षमता, पानी की आपूर्ति और जोनिंग या पर्यावरण नियमों से जुड़ी किसी भी संभावित समस्या के बारे में पूछा। लारा ने विस्तार से जवाब दिए और इस क्षेत्र में अपने ज्ञान और अनुभव का परिचय दिया। फिर उसने अपनी एक सूची निकाली, सौर पैनल बनाने के लिए जरूरी उच्च तकनीकी मशीनों को चलाने और बनाए रखने के लिए जरूरी चीजों की एक सूची। आखिरकार वह उन्हें आभासी दुनिया से बाहर लाकर ऐसे ही नहीं रख सकता, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुंचेगा। यही वह सूची थी जो उसने बनाई। जलवायु नियंत्रण प्रणाली, एक उन्नत HVAC प्रणाली जो मशीनों के इष्टतम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सटीक तापमान और आर्द्रता स्तर बनाए रखने में सक्षम हो। इस प्रणाली में धूल और प्रदूषकों से मुक्त, स्वच्छ कक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए उच्च दक्षता वाले कणिकीय वायु HEPA निस्पंदन भी शामिल होना चाहिए। कंपन अवमंदन, बाह्य और आंतरिक कंपन के संचरण को न्यूनतम करने के लिए कंपन अवमंदन सामग्री और संरचनाएं स्थापित करें, जो नैनोस्केल निर्माण प्रक्रियाओं की परिशुद्धता में हस्तक्षेप कर सकती हैं।
प्रबलित फर्श मशीनरी के भारी वजन को सहारा देने के लिए फर्श को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, विशेष रूप से थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री फैब्रिकेटर और पर्यावरण सिमुलेशन कक्ष के लिए। उन्नत विद्युत आपूर्ति और बैकअप, पर्याप्त क्षमता और अतिरेक वाली एक विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। इसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति यूपीएस और बैकअप जनरेटर शामिल हैं जो विद्युत उतार चढ़ाव को रोकते हैं, जिससे संवेदनशील उपकरणों को नुकसान हो सकता है। विद्युत चुम्बकीय परिरक्षण संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स में हस्तक्षेप को रोकने के लिए भवन में ऐसी सामग्री लगाई जानी चाहिए जो विद्युत चुम्बकीय परिरक्षण प्रदान करती हो। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एआई एकीकृत विनिर्माण प्रणाली और रियल टाइम विश्लेषण का समर्थन करने वाला एक उच्च गति वाला सुरक्षित डेटा नेटवर्क। इसमें साइबर सुरक्षा उपायों के साथ वायर्ड और वायरलेस दोनों नेटवर्क शामिल हैं। विशिष्ट नियंत्रण क्षेत्र विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त खतरनाक सामग्रियों के भंडारण और संचालन के लिए पृथक नियंत्रित पहुंच वाले क्षेत्र, जिनमें रिसाव नियंत्रण प्रणालियां भी शामिल हैं। कस्टम यूटिलिटी लाइनें नैनो फोटोनिक इम्प्रिंटिंग मशीन और अन्य निर्माण उपकरणों के लिए आवश्यक गैसों, रसायनों और वैक्यूम लाइनों के लिए कस्टम डिजाइन की गई यूटिलिटी लाइनें। सुरक्षा प्रणालियां अग्निशमन प्रणालियों सहित व्यापक सुरक्षा प्रणालियां जो विद्युत और रासायनिक आग, आपातकालीन शावर और आंख धोने के स्टेशनों के लिए सुरक्षित हैं। प्रकाश व्यवस्था विशिष्ट प्रकाश व्यवस्था जो मशीनों द्वारा किए गए सटीक कार्य के लिए आवश्यक निरंतर छाया रहित रोशनी प्रदान करती है। लोडिंग डॉक और सामग्री हैंडलिंग गोदाम से सामग्री को सुरक्षित रूप से लाने ले जाने के लिए उन्नत सामग्री हैंडलिंग उपकरणों के साथ उन्नत लोडिंग डॉक। सुरक्षित भंडारण क्वांटम डॉट्स और माइक्रो इन्वर्टर जैसे संवेदनशील घटकों के लिए सुरक्षित जलवायु नियंत्रित भंडारण। रखरखाव कार्यशाला उच्च तकनीक मशीनरी के रखरखाव और मरम्मत के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित रखरखाव कार्यशाला, जिसमें अंशांकन और सर्विसिंग के लिए उपकरण शामिल हैं। ऊर्जा निगरानी प्रणालियां संपूर्ण सुविधा में ऊर्जा उपयोग की निगरानी और प्रबंधन करने के लिए प्रणालियां ये सुनिश्चित करती हैं कि सौर पैनल उत्पादन यथासंभव ऊर्जा कुशल हो। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां विनिर्माण के दौरान उत्पन्न उप उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों के लिए उचित निपटान और पुनर्चक्रण प्रणालियां। ध्वनिरोधी विनिर्माण उपकरणों द्वारा उत्पन्न शोर को न्यूनतम करने के लिए ध्वनिरोधी उपाय, श्रमिकों के आराम के लिए तथा स्थानीय ध्वनि विनियमों के अनुपालन के लिए। श्रमिक सुविधाएं श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं जैसे कि क्लीन रूम, ब्रेक रूम और टॉयलेट जो उन्नत प्रौद्योगिकियों से निपटने वाली सुविधा के लिए आवश्यक उच्च मानकों को पूरा करते हों। सूची देखकर ही एरियन को एहसास हो गया कि उसके 17 मिलियन पैसों सिर्फ इस नवीनीकरण के लिए काफी नहीं है। उसे सौर पैनल बनाने के लिए आभासी दुनिया में प्रयोगशाला की परिस्थितियों को दोहराना होगा। हाँ, ये व्यवसाय सचमुच पूंजी प्रधान है, लेकिन वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ है। शेयर ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान है, इसलिए वह ज्यादा चिंतित नहीं है। मान लीजिए कि मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूं, एरियन ने शुरू किया। नकद राशि कितनी होगी? लारा की ओर मुड़कर उसने पूछा। मैं इस दौरे की सराहना करता हूं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगर मैं ये जगह किराए पर लेने का फैसला करूं तो मुझे कितना पैसा देना होगा? एरियन की व्यापक नवीनीकरण योजनाओं से अनभिज्ञ लारा ने उत्तर दिया, जरूर मिस्टर रेयस। इस गोदाम के लिए नकद राशि में पहले महीने का किराया और सुरक्षा जमा राशि शामिल है। इस संपत्ति के आकार और स्थान को देखते हुए कुल प्रारंभिक नकद राशि 1100,000 पैसों होगी। इसमें पहले महीने का किराया 550,000 पैसों और सुरक्षा जमा राशि के बराबर राशि शामिल है। एरियन ने मन ही मन नोट्स लेते हुए सिर हिलाया। और पट्टे की शर्तें क्या वे लचीली हैं? लारा ने बताया, लीज आमतौर पर कम से कम 1 साल के लिए होती है, लेकिन हम आपकी जरूरतों के हिसाब से शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। हम लंबी लीज शर्तों पर भी बातचीत करने को तैयार हैं, जिससे मासिक किराया कम हो सकता है। शुक्रिया लारा, एरियन ने कहा। मैं इस पर विचार करूंगा और जल्द ही तुमसे संपर्क करूंगा। मुझे कुछ और जगहें देखनी हैं। ठीक है, चलिए सर, लारा ने सुझाव दिया। जब आप उनके कोटेशन मांग लें तो कृपया उन्हें मुझे भेज दें ताकि मैं तुलना कर सकूं और हमारी शर्तों को प्रतिस्पर्धी बना सकूं। हम सचमुच आपको किराएदार के रूप में रखना चाहेंगे। एरियन ने लारा के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। मैं जरूर ऐसा करूंगा। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद लारा, उन्होंने अपनी मुलाकात समाप्त करते हुए कहा। ओह, मैंने ये पहले नहीं पूछा, इसलिए अब पूछूंगा, आप गोदाम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आप जवान हैं। मैं इस गोदाम को अपने व्यवसाय के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहा हूं। व्यापार? आपके पिता या माता ने ऐसा किया होगा, लारा ने कहना शुरू किया और एरियन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए अपनी बात समाप्त कर ली।
एरियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, ये मेरे माता पिता नहीं हैं। ये पूरी तरह से मेरा अपना उद्यम है। मैं असल में एक छात्र हूं और ये मेरा पहला स्टार्टअप है। लारा के चेहरे पर आश्चर्य से प्रशंसा की भावना आ गई। वाह, ये तो कमाल की बात है। इतनी कम उम्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम वो काम कर रही हो जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। हाँ, एरियन हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी सी झुंझलाहट महसूस हुई। लारा का यह अंदाजा कि वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी से भरा एक और लड़का है, बिल्कुल गलत था। वह खुद से शुरुआत करने वाला, जमीन से उठकर काम करने वाला इंसान था। अध्याय 33, एक बहुत थका देने वाला दिन। दिन भर कई गोदामों का दौरा करने के बाद घर वापस बस में सवार एरियन गहरी सोच में डूबा हुआ था। हर गोदाम के अपने फायदे और नुकसान थे, लेकिन अलग अलग सेल्स एजेंटों के साथ उसकी बातचीत में एक बात बार बार उभर कर आई, वह थी सौदा पक्का करने की उनकी उत्सुकता। उन्होंने अपनी संपत्तियों की बेहतरीन खूबियों का प्रदर्शन किया, खास तौर पर रणनीतिक लोकेशन, अत्याधुनिक सुविधाओं और लचीली लीज शर्तों पर। हालांकि जैसे जैसे एरियन उनकी बातें सुनता गया, उसे एक गहरा एहसास हुआ। जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, उतना ही यह स्पष्ट होता गया कि अपने व्यवसाय के इस चरण में गोदाम बनाने का फैसला शायद सबसे समझदारी भरा कदम न हो। एक जगह किराए पर लेना, अपनी उच्च तकनीकी विनिर्माण आवश्यकताओं के अनुरूप नवीनीकरण में निवेश करना और फिर अपने परिचालन के विस्तार के बाद संभवतः उसे कहीं और ले जाना, एक अनावश्यक जोखिम जैसा लग रहा था। ऐसा कदम न केवल उत्पादन में देरी करेगा, बल्कि संक्रमण काल के दौरान उसके लाभ मार्जिन को भी रोक सकता है। यह अक्षमता एक ऐसी चीज थी जिससे एरियन हर कीमत पर बचना चाहता था। एरियन के गोदाम खरीदने में देरी करने के फैसले ने उन्हें अपनी मौजूदा धनराशि बढ़ाने पर अपनी रणनीति पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। 17 मिलियन पैसों के साथ उन्हें पता था कि उनके पास एक मजबूत आधार है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय के लिए पूरी तरह से संपत्ति खरीदने के अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता भी महसूस हुई। इससे न केवल उन्हें वांछित स्थिरता और स्थायित्व मिलेगा, बल्कि उन्हें किराए के समझौते की बाध्यताओं के बिना शुरू से ही जगह को अनुकूलित करने का अवसर भी मिलेगा। कैसीनो में अपनी हालिया सफलता और स्टॉक ट्रेडिंग में अपनी कुशलता को देखते हुए एरियन को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए ये रास्ते व्यावहारिक लगे। उसने खुद को पहले ही साबित कर दिया था कि वह जुए की उच्च जोखिम, उच्च मुनाफे वाली दुनिया में कामयाब हो सकता है, लेकिन वह इसके नुकसानों से भी वाकिफ था। इस तरह उसे उन लालची निवेशकों से नहीं जूझना पड़ता जो अक्सर स्टार्टअप्स को थोड़े से निवेश के बदले में अपने बहुत सारे इक्विटी शेयर बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। एरियन अपने व्यवसाय और उसकी दिशा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दृढ़ थे, बिना किसी बाहरी दबाव के। उसकी विचारधारा उसकी मां के संदेश से बाधित हो गई। तुम घर कब जा रहे हो? आधी रात हो गई है। एरियन ने अपने फोन पर समय देखा, उसे हैरानी हुई कि कितनी देर हो गई थी। बस के सफर ने उसे बिना किसी व्यवधान के सोचने का एक दुर्लभ अवसर दिया था और उसे पता ही नहीं चला कि कितने घंटे बीत गए। उसने जल्दी से जवाब टाइप किया, अभी वापस आ रहा हूँ माँ, लगभग 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। अपना फोन वापस जेब में रखकर एरियन खिड़की के सहारे झुक गया और शहर की रोशनी को धुंधली होती हुई देखने लगा। 1 घंटे बाद एरियन बस स्टेशन पहुंचा और तुरंत ग्रैब सेवा बुक की जो उसे घर ले जा सकती थी। ग्रैब सेवा तुरंत पहुंच गई और उसे 30 मिनट में घर ले गई। अपने घर पहुंचकर एरियन ने चाबी लगाई और सीधे अपनी मां के शयन कक्ष की ओर गया, उसे खोला और अपनी उपस्थिति की घोषणा की। माँ, मैं घर आ गया हूँ। मायरा ने एक घुरघुराहट भरी, जिससे पता चला कि उसने उसकी बात तो सुनी, लेकिन उसे नींद आ रही थी और वह बातचीत में शामिल नहीं हो पा रही थी। एरियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए धीरे से उसका दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम में चला गया। दिन भर की घटनाओं का एड्रेनालाइन अभी भी उसके अंदर दौड़ रहा था, जिससे उसे तुरंत नींद आने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसका ध्यान उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संचालित बाजार विश्लेषण टूल पर था, जो उसने व्हील ऑफ फॉर्चून से जीता था। अपनी मेज पर बैठे बैठे एरियन ने अपना लैपटॉप खोला, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी थीं। 2060 में आविष्कृत यह आई टूल कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं था, इसे काम करने के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी, जिसे एरियन को खुद कोड करना था। सौभाग्य से सिस्टम ने उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जरूरी कोड तो दे दिया, लेकिन इसे लागू करने में अभी भी काफी समय और मेहनत लगेगी। कोडिंग प्रक्रिया में उतरने से पहले एरियन ने एक न्यूरो एनहांसर दवा लेने का फैसला किया, जिसे उसने जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए बचाकर रखा था। दवा लेने के बाद उसने महसूस किया कि उसका दिमाग तेज हो गया है और उसके विचारों में स्पष्टता आ गई है। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरुआत की।
सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया कोड जटिल था, जिसमें ऐसे तत्व शामिल थे जो वर्तमान तकनीक से कई साल आगे थे। एरियन ने अपने लैपटॉप पर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करके और भविष्य के कोड को संभालने के लिए जरूरी कंपाइलर और एडिटर इंस्टॉल करके शुरुआत की। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोड को बारीकी से टाइप किया और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उसे समझते और उसमें बदलाव करते गए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जिसमें कुशल मेमोरी प्रबंधन, उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल और एआई टूल की विशिष्ट जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया एक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस शामिल था। एरियन की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती रहीं और दिए गए कोड को एक कार्यात्मक ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल दिया। काम करते हुए एरियन डिजाइन की चतुराई पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये स्पष्ट था कि इस तकनीक के रचनाकारों ने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की थी जो न केवल शेयर बाजार के रुझानों का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने में शक्तिशाली थी, बल्कि भविष्य में होने वाली प्रगति के लिए अनुकूलित करने के लिए भी पर्याप्त बहुमुखी थी। 3 घंटे बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। फिर एरियन ने एआई टूल पर काम शुरू किया। सोर्स कोड पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें ऐसे एल्गोरिदम थे जो बाजार के विशाल डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न पहचानने और उच्च स्तर की सटीकता के साथ भविष्यवाणियां करने के लिए डिजाइन किए गए थे। कंप्यूटर विज्ञान में एरियन की पृष्ठभूमि और न्यूरो एनहांसर पर केंद्रित उनकी गहन एकाग्रता ने उन्हें एआई टूल के कोड की जटिलताओं को समझने में सक्षम बनाया। उन्होंने एल्गोरिदम को लागू किया, उन्हें नए स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एकीकृत किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण किए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। जैसे जैसे भोर करीब आ रही थी, एरियन ने एआई टूल पर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने शेयर बाजार के कुछ डेटा डालकर एक परीक्षण शुरू किया ताकि ये देखा जा सके कि टूल कैसा प्रदर्शन करेगा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भविष्यवाणियां न केवल सटीक थीं, बल्कि ऐसी अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर रही थी जो पारंपरिक विश्लेषण उपकरणों से समझना असंभव होता। थका हुआ लेकिन उत्साहित, एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसके ऊपर एक उपलब्धि का भाव छा गया। ये क्रांतिकारी है। अब उन्होंने 1 हफ्ते पहले क्रिप्टोकरेंसी के निकट भविष्य में गिरने की भविष्यवाणी की थी, इसलिए एरियन ने उस भविष्यवाणी का परीक्षण नए लागू किए गए आई टूल से किया। आई ने मौजूदा रुझानों, ऐतिहासिक आंकड़ों और बाजार की भावनाओं का विश्लेषण किया और सूचनाओं को इतनी तेजी और गहराई से संसाधित किया कि कोई भी इंसान उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। कुछ ही मिनटों में इसने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसमें 2024 के मध्य में डिजिटल बाजार में भारी गिरावट की भविष्यवाणी की गई, जो एरियन के शुरुआती अनुमानों से काफी मेल खाती थी। अरे, डिजिटल बाजार सचमुच ध्वस्त होने वाला है, एरियन ने धीरे से कहा। यह उनके बैलेंस को बढ़ाने का एक और मौका है, खासकर उन हाई प्रोफाइल क्रिप्टोकरेंसी के शेयरों में शॉर्टिंग करके, जो अनुमानित डिजिटल मंदी के दौरान प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही एरियन ने उन क्रिप्टोकरेंसी की एक सूची तैयार करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह शॉर्ट करना चाहते थे। उन्होंने उन क्रिप्टोकरेंसी पर ध्यान केंद्रित किया जिनका बाजार पूंजीकरण और तरलता सबसे अधिक थी, क्योंकि ये उनके कदमों से पहले बाजार पर कोई खास असर डाले बिना बड़े ट्रेड करने की अनुमति देती थी। उन्होंने बिटकॉइन, एथेरियम और कई अन्य ऑल्टकॉइन पर विचार किया, जिन्होंने अतीत में बाजार की धारणा के प्रति अस्थिरता और संवेदनशीलता दिखाई थी। एरियन ने एक स्प्रेडशीट खोली और क्रिप्टोकरेंसी को उनके वर्तमान बाजार मूल्य, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ऐतिहासिक प्रदर्शन रुझानों के साथ सूचीबद्ध करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया और यह पहचाना कि किन क्रिप्टोकरेंसी में सबसे ज्यादा गिरावट आने की संभावना है। प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी के लिए उन्होंने अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं की योजना बनाई। एरियन जानते थे कि समय का सही होना महत्वपूर्ण होगा। बहुत जल्दी ट्रेडों में प्रवेश करने का मतलब था कि गिरावट से पहले संभावित लाभ से चूकना, जबकि बहुत देर से प्रवेश करने का मतलब था कि गिरते हुए चाकू को पकड़ना। उन्होंने एआई के पूर्वानुमानों के आधार पर विशिष्ट मूल्य ट्रिगर्स के लिए अलर्ट सेट किए, जिससे उन्हें इष्टतम समय पर ट्रेड करने में मदद मिली। इसके बाद एरियन ने क्रिप्टोकरेंसी की शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर शोध किया, उनकी फीस, लीवरेज विकल्पों और उच्च अस्थिरता वाले समय में उनकी सेवा की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने अपने निवेश को संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों वाले प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता दी, जो क्रिप्टो क्षेत्र में एक आम जोखिम है। अपनी सूची को अंतिम रूप देते हुए एरियन ने अपने ट्रेडिंग खाते स्थापित किए और अपनी मौजूदा पूंजी का एक हिस्सा उनमें निवेश किया। उन्होंने जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रणनीतिक रूप से धन आवंटित करने का फैसला किया। उन्होंने एक आरक्षित निधि भी अलग रखी, जिसे एहतियात के तौर पर ज्यादा स्थिर संपत्तियों में रखा गया। जैसे ही दिन की पहली रोशनी उसके कमरे में आई, एरियन अंदर ही अंदर हौंफने लगा। ओह, आज मैं अपने साथियों से मिलने जा रहा हूं, एरियन बुदबुदाया।
उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बिना आराम किए आगे के दिन की तैयारी करने लगा। अध्याय 34 टीम से मुलाकात और एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन। सुबह 9 बजे, तारीख थी 12 दिसंबर 2023। एरियन फिलीपींस के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में थे, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में। वहां उनकी मुलाकात अलग अलग विषयों के अपने प्रोफेसरों से हुई। उन्होंने उनकी तरफ हाथ हिलाया और उन्होंने भी खुशी खुशी हाथ हिलाया। उनके सामने मिस्टर डेल्गाडो थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम पूरी रात सो ही नहीं हो, डेल्गाडो ने एरियन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मैं तो व्यस्त था सर, एरियन ने शर्म से अपना सिर पीछे रगड़ा। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि संकाय में सिर्फ वही अकेला छात्र था। खैर, ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले पहुंच रहा हूं। वे कहाँ हैं, सर? ओह, उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया है, वे 1-2 मिनट में आ जाएंगे। वे अपनी पिछली क्लास का कुछ काम निपटा रहे हैं। मिस्टर डेल्गाडो ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर एरियन की तरफ। इस बीच क्यों न हम पीएसएमई के लिए आपके उत्पाद पर चर्चा करें? सोलर पैनल वाला था। हाँ, एरियन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। यह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा। क्या ऐसा है? डेल्गाडो ने सोचा, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जैसे ही वे एरियन के प्रोजेक्ट में गहराई से उतरने ही वाले थे, दरवाजा खुला और 2 छात्र अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथ में किताबों और कागजों से भरे भारी बैग थे। वे केनेथ और जेनिन थे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र थे और अपने असाधारण शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ये जाने जाते थे, जिनका जीपीए क्रमशः 1.2 और 1.3 था। माफ कीजिए, हमें देर हो गई सर, केनेथ ने सांस लेते हुए कहा। हमारी पिछली क्लास समय से ज्यादा हो गई थी, इसलिए हमें यहाँ जल्दी दौड़ना पड़ा। जेनिन ने सहमति में सिर हिलाया। मिस्टर डेल्गाडो ने मुस्कुराते हुए उनकी माफी को टाल दिया। कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ हो और यही मायने रखता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम टीम के तीसरे सदस्य एरियन राजवाट से मिलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। एरियन ने अपना हाथ बढ़ाया और केनेथ और जेनिन दोनों का दृढ़ता से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। आनंद हमारा है, केनेथ ने जवाब दिया। जेनिन ने भी उतनी ही दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब जब आप तीनों मिल ही गए हैं, तो चलिए प्रतियोगिता में उतरते हैं। प्रतियोगिता में उच्च स्तर से एक प्रश्न होगा, इसलिए हमें हर दिन एक निश्चित समय पर मिलना होगा ताकि मैं आपको वे विषय पढ़ा सकूं। यह आसान है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम शीर्ष इंजीनियरिंग स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपको 1 लाख पेसो और फिलीपींस के तकनीकी संस्थान से एक स्कूल छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको अगले साल राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सम्मेलन में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, जो एक बहुत बड़ा सम्मान और नेटवर्किंग का एक शानदार अवसर है। प्रतियोगिता की बाजी का जिक्र आते ही केनेथ की आंखें चमक उठीं, जेनिन की भी। लेकिन एरियन को इनाम की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बैंक खाते में पहले से ही $10 लाख जमा थे। लेकिन अपने साथियों की तरफ देखकर और उनके चेहरे पर यह भाव देखकर कि वे जीतना चाहते हैं, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, वह उनके लिए ये करेगा और छात्रवृत्ति हासिल करेगा। याद रखें कि प्रतियोगिता 17 तारीख को होगी, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पहले से ही उन पाठों को पढ़ लें जिन्हें हम कवर करने जा रहे हैं। मैं इसे हमारे ग्रुप चैट में भेजने जा रहा हूं। जी सर, तीनों ने एक साथ कहा। ठीक है, ये परिचय के लिए है, कल मिलते हैं। इसके बाद मीटिंग जल्दी ही खत्म हो गई। माइकल, केनेथ और जेनिन ने अपना सामान इकट्ठा किया, एक दूसरे से संपर्क करने की जानकारी ली और फिर आगे होने वाले गहन अध्ययन सत्रों की तैयारी के लिए अलग हो गए। जब एरियन अपनी अगली कक्षा में जाने वाला था, तो उसे कैथरीन का संदेश मिला। माइकल, क्या हम इस कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? स्थान संलग्नक के साथ। आखिरकार 1 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए उन्हें ट्यूशन सेशन मिल ही गया। खैर, उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर कोई सेशन न भी हो तो भी उसे तनख्वाह मिल रही थी। अब ये कैथरीन का फैसला है कि वह अपनी कक्षा में अव्वल आना चाहती है या औसत ही रहना चाहती है। जरूर कैथरीन, मैं अपनी कक्षाओं के बाद शाम 4 बजे के आसपास वहां तुमसे मिल सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कैथरीन की प्रतिक्रिया आने से पहले उन्होंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शुक्रिया माइकल। बाकी दिन कक्षाओं, पढ़ाई और केनेथ व जेनिन के साथ योजना बनाने की बैठकों में ही बीत गया। शाम के 4 बजते बजते एरियन उस कॉफी शॉप की ओर चल पड़ा जहां उसे कैथरीन से मिलना था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया। शायद वह अभी तक नहीं आई है, एरियन ने आरामदायक कॉफी शॉप की ओर देखते हुए धीरे से कहा।
वह जमीन से छत तक ऊंची खिड़की के सामने बैठ गया, जिससे उसे सड़क और कॉफी शॉप की पार्किंग का नजारा दिखाई दे रहा था। कुछ ही पल बाद एक कस्टमाइज्ड फोर्ड रैप्टर आकर कॉफी शॉप के ठीक सामने खड़ी हो गई। एरियन का ध्यान तुरंत उस गाड़ी की ओर गया। यह एक अद्भुत मशीन थी। इसका चिकना, गहरा बाहरी भाग शक्ति और विलासिता से भरपूर था। रैप्टर का आक्रामक रुख और बंद होने से पहले थोड़ी देर के लिए इंजन की गर्जना ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। ड्राइवर की सीट से एक आदमी बाहर निकला और एरियन उसकी तरफ ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। वह लंबा था, लगभग 6 फुट से ज्यादा, और उसकी शारीरिक बनावट से ऐसा लग रहा था मानो वह नियमित रूप से जिम जाता हो। उसकी पोशाक, एक अच्छी तरह से फिट की हुई कैजुअल शर्ट और डिजाइनर जीन्स, उसके आकर्षक चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। उसके बाल एकदम सही स्टाइल में थे और जिस आत्मविश्वास से वह चल रहा था, वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जो नियंत्रण में रहने का आदी हो। वह आदमी गाड़ी में उद्देश्यपूर्ण कदमों से घूमा और पैसेंजर का दरवाजा खोला। एरियन को हैरानी हुई जब कैथरीन बाहर निकली। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। उसने स्पष्ट प्रशंसा से उस आदमी की ओर देखा, फिर अपना ध्यान कॉफी शॉप की ओर लगाया जहां एरियन बैठा था। जैसे ही वह ऊंची गाड़ी से नीचे उतरी, उस आदमी ने उसका हाथ बढ़ाया। एरियन को यह नजारा देखकर ईर्ष्या हुई। इस आदमी के पास न सिर्फ फोर्ड रैप्टर जैसी प्रभावशाली गाड़ी थी, बल्कि उसका रूप, रंग और व्यवहार भी किसी रईस व्यक्ति जैसा था, शायद किसी अमीर परिवार से। जिस सहजता से वह खुद को और कार को संभाल रहा था, उससे पता चलता था कि वह विलासिता से अनजान नहीं था। कैथरीन और उस आदमी ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। उनकी बातचीत सहज और परिचित थी। फिर वह कॉफी शॉप के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। उस आदमी ने एक पल के लिए गाड़ी लॉक की और इत्मीनान से उसके पीछे पीछे चला। खिड़की से उसकी नजरें एरियन से मिली और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। क्या बकवास है, एरियन ने मन ही मन कहा। वह मुझ पर मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या वह मुझे नीची नजर से देख रहा है? कैथरीन और वह आदमी कॉफी शॉप में दाखिल हुए। जोशुआ, एरियन से मिलो। माइकल, जोश से मिलो। कैथरीन ने खुशनुमा लहजे में उनका परिचय कराया। जोशुआ ने अपना हाथ बढ़ाया। अब उसकी मुस्कुराहट एक तटस्थ भाव में बदल गई, हालांकि हाथ मिलाते समय उसकी आंखों में एक प्रशंसा का भाव था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जोशुआ ने कहा। उसकी निगाहें पैनी थीं, एरियन को इस तरह परख रही थीं मानो वह लगभग टकराव की मुद्रा में हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एरियन के साधारण पहनावे और मेज पर रखे पुराने मॉडल के फोन पर पड़ी, उसका हाव भाव थोड़ा ढीला पड़ गया और बिना किसी और निर्णय के एरियन की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए उसने लगभग एक अगोचर सिर हिलाया। जोशुआ के व्यवहार में आए सूक्ष्म बदलाव को भांपते हुए एरियन को चिढ़ और राहत का मिला जुला एहसास हुआ। ये साफ था कि जोशुआ ने शुरू में उसे एक संभावित प्रतिद्वंद्वी समझा था, शायद कैथरीन का ध्यान खींचने के लिए, लेकिन जल्द ही उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे कोई खतरा नहीं समझा। लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? बेशक कैथरीन खूबसूरत है, लेकिन वह उसे रोमांटिक रूप से पसंद नहीं करता। ये अमीर बच्चे, फिर से एरियन ने मन ही मन सोचा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट आ गई। कैथरीन ने बताया कि आप उसकी पढ़ाई में उसकी बहुत मदद कर रहे हैं। जोशुआ ने एरियन के बगल में बैठते हुए कहा। कैथरीन भी उसके बगल में बैठी थी। मैं इसकी सराहना करता हूँ। एरियन ने बातचीत को पेशेवर बनाए रखने का फैसला करते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं, कैथरीन बहुत जल्दी सीखती है। हम उसे परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए बस कुछ उन्नत विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। कैथरीन प्रशंसा सुनकर मुस्कुराई, फिर जोशुआ की ओर मुड़कर बताया, एरियन अद्भुत है। मैंने पहले ही बहुत कुछ सीख लिया है। क्या ऐसा है? ठीक है, मैं तुम्हें 6 बजे लेने आ रहा हूँ। उसके बाद हम रात के खाने के लिए बीजीसी चलेंगे। कैथरीन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। इस समय एरियन को एहसास होता है कि कैथरीन इस आदमी पर मोहित हो गई है। लेकिन पहले उसने जो अपमानजनक नजरें उस पर डाली थी, उससे उसका मन उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था। उसने अपना फोन खोला और फोर्ड रैप्टर कार देखी। उसकी कीमत लगभग $23 लाख थी। लेकिन अगर उसे यह संदेश देना था कि वह इस आदमी से बेहतर है, तो उसे ज्यादा महंगी गाड़ी लेनी होगी, यानी उससे 3 गुना ज्यादा। और यहीं उसे यह गाड़ी मिली। राम 1500 TRX SRP 8.85 मिलियन पेसो। मुझे 3 दिन दो, एरियन ने खुद से वादा किया। आखिरकार अगर वह कोई व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा है, तो अपनी गाड़ी होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए सुविधाजनक होगा। 35 अधिक पैसा कमाने की प्रस्तावना। जोशुआ ने कैथरीन को अलविदा कहा और उसे एरियन के साथ ट्यूशन सेशन के लिए अकेला छोड़ दिया। एरियन ने तुरंत अपने लेक्चर नोट्स निकाले और दिन की सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो गया। सेशन सुचारू रूप से आगे बढ़ा और कैथरीन ने जटिल अवधारणाओं की अपनी समझ में उल्लेखनीय सुधार दिखाया।
एरियन के लिए यह एक राहत की बात थी। इसका मतलब था कि उसे आगे के सेशन में बार बार एक ही विषय पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैथरीन की विषय वस्तु पर त्वरित पकड़ ने उन्हें निर्धारित समय से पहले ही आगे बढ़ने में मदद की और उन्होंने पहले से तय विषयों से ज्यादा विषयों को कवर किया। एरियन देख सकता था कि कैथरीन का आत्मविश्वास बढ़ रहा था क्योंकि वह समस्याओं को हल कर रही थी और सवालों के जवाब अधिक सहजता से दे रही थी। सत्र समाप्त होने पर कैथरीन ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद माइकल, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ मैडम। ओह, मेरा मतलब कैथरीन से था, एरियन ने जवाब दिया और आगे बोला। अगर आप बुरा न माने तो पूछूं कि वो आदमी कौन है जिसने आपको पहले छोड़ा था। जोशुआ का जिक्र सुनते ही कैथरीन का चेहरा खिल उठा। ओह जोशुआ, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो पोटैटो चिप्स कंपनी का सीईओ है, उसने गर्व से बताया। उसने अपनी कंपनी हाई स्कूल से ही शुरू कर दी थी। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब उसे देखो, उसका ब्रांड पूरे देश में है और बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, उसकी प्रशंसा करते हैं। कैथरीन ने जोशुआ की सफलता की कहानी सुनाई तो एरियन ने सिर हिलाकर उसकी बात सुनी। उसकी आवाज में प्रशंसा साफ झलक रही थी। जोशुआ के पास कम उम्र में ही इतना रूप, इतनी कार और इतना अच्छा करियर था। एरियन सोच में पड़ गया कि वह इन सब का मुकाबला कैसे कर सकता है। तो क्या जोशुआ जैसा सफल आदमी आपका मानक है? एरियन खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। उस दिन जोशुआ के मुस्कुराने के बाद से ही यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। कैथरीन ने प्रश्न पर विचार करते हुए कुछ देर रुककर उत्तर दिया। हाँ, मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हैं। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होंगी। मेरे जैसे महान व्यक्ति के लिए मैं भी उतनी ही महान व्यक्ति की हकदार हूँ, क्या आपको नहीं लगता? हाँ, एरियन बुदबुदाया। मेरे जैसे लोगों के लिए यह वाकई मुश्किल है। हम तुम्हारे जैसे किसी को पाने का सपना भी नहीं देख सकते। कैथरीन की भौहें तन गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। एरियन ने सहजता से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तो बस एक टिप्पणी कर रहा था। सफलता, जैसा कि तुम इसे परिभाषित करते हो, व्यक्तिगत उपलब्धि और पहचान का मिश्रण है। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने की आकांक्षा रखना और उस महत्वाकांक्षा से मेल खाने वाले साथी ढूंढना सराहनीय है। कैथरीन उसके स्पष्टीकरण से निश्चिंत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक जिज्ञासा भरी नजर बनी रही। तो आप अपने लिए ऐसे मानक तय करने में विश्वास नहीं रखते? इसके विपरीत एरियन ने और भी दृढ़ता से कहा, मैं और भी ऊंचे मानक स्थापित करने में विश्वास करता हूं। सिर्फ व्यावसायिक सफलता के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि सार्थक प्रभाव डालने में भी। जोशुआ का सफर निस्संदेह प्रेरणादायक है। ये लचीलापन, नवीनता और तमाम मुश्किलों के बावजूद सफल होने की ललक को दर्शाता है। हालांकि मेरा रास्ता अलग होते हुए भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है। कैथरीन उत्सुक दिखी। और वह रास्ता कौन सा है? एरियन पीछे झुक गया और अपने शब्दों को ध्यान से चुना। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ पारंपरिक अर्थों में सफलता चाहता है, बल्कि यथास्थिति को भी चुनौती देता है। एक ऐसा रास्ता जो समाज में बदलाव लाने में योगदान देता है। हाँ, आर्थिक सफलता इसका एक हिस्सा है, लेकिन सामाजिक प्रभाव, स्थिरता और नवाचार भी इसका एक हिस्सा है जिनसे व्यापक समुदाय को लाभ होता है। कैथरीन ने सोच समझकर सिर हिलाया और उसके नजरिए को समझा। ये तो बहुत नेक और महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, एरियन ने पुष्टि की। सफलता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप अपने लिए क्या हासिल करते हैं। यह इस बारे में है कि उन उपलब्धियों का इस्तेमाल दुनिया में बदलाव लाने के लिए कैसे किया जा सकता है। मैं इसी तरह की सफलता का लक्ष्य रखता हूँ। ऐसी सफलता जो न सिर्फ उत्कृष्ट हो, बल्कि सार्थक और प्रभावशाली भी हो। दिलचस्प। मुझे नहीं पता था कि तुम इन मुद्दों पर इतनी गहराई से सोच सकते हो, कैथरीन ने सचमुच प्रभावित होकर कहा। उनकी बातचीत ने एरियन का एक ऐसा पहलू उजागर किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो आम शिक्षक छात्र के रिश्ते से बिल्कुल अलग था। तभी एक मैसेज की आवाज ने उनकी बातचीत में खलल डाल दिया। कैथरीन ने अपने फोन पर नजर डाली और उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये जोशुआ है, वह मुझे लेने आया है। हमारा डिनर का कार्यक्रम है। एरियन ने इशारा समझते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे अपने पास मत रखना। जैसे ही उन्होंने अपना सामान समेटा, कैथरीन थोड़ी हिचकिचा रही थी और जरूरत से ज्यादा देर तक रुकी रही। माइकल, मैं तुम्हारे भविष्य के प्रयासों के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। जिस सोलर पैनल का तुमने जिक्र किया था, वह एक गलती निकला। शायद तुम 1-2 साल में एक बेहतरीन इंजीनियर बन जाओ और उस कंपनी में काम करो जो इसे बनाती है। यह जरूरी नहीं है। मुझे अपने उत्पाद की वैधता पर पूरा भरोसा है। आपके शब्दों के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे एक निजी मामला भी निपटाना है। अपने खाने का आनंद लीजिए।
ये कहकर एरियन कॉफी शॉप से चला गया और जैसे ही वह बाहर निकला, जोशुआ जिस फोर्ड रैप्टर को चला रहा था वह आ गई। फोर्ड रैप्टर। फिलीपींस में बहुत से लोग ऐसी कार चलाने का सपना देखते हैं और एरियन भी अपनी कार चलाने का सपना देखता था। पहले उसने अचानक एक कार खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि उसे अपनी गाड़ी की जरूरत जरूर होगी क्योंकि यह सुविधा और आराम देती है। उदाहरण के लिए गोदाम ढूंढते समय एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसे कई चक्कर लगाने पड़े, बस जीप और तिपहिया वाहनों से। ये बहुत थका देने वाला था। खैर 3 दिन में और पैसा कमाने की एक योजना है और वह है जुआ और शेयर ट्रेडिंग। उसके बैंक खाते में 17 मिलियन पेसो हैं। अगर वह इसे 10 गुना बढ़ा सके तो वह अपना खुद का गोदाम खरीद सकेगा और अपना व्यवसाय शुरू कर सकेगा। शेयर ट्रेडिंग के मामले में एरियन को क्रिप्टो के गिरने की अपनी भविष्यवाणी का इस्तेमाल करना होगा। उसके 17 मिलियन पेसो कोई खास मुनाफा कमाने के लिए काफी नहीं होंगे, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो उसकी जिंदगी बना या बिगाड़ सकता था। इसके लिए उसे सब कुछ तैयार करना था, शेयर बाजार पर उसकी भविष्यवाणी, कुछ सबूत और फिर थोड़ा आत्मविश्वास भी अगर वह उससे कसिनो में मिले। 15 दिसंबर 2023, न्यूपोर्ट वर्ल्ड रिजॉर्ट्स। रात के 9 बज रहे थे। एरियन वीआईपी सेक्शन में ब्रिजेट वॉन रीमन वाली ही टेबल पर बैठे थे। कुल मिलाकर आपने पिछले 3 दिनों में मुझसे लगभग 50,000 फिलिपीनी पेसो लिए हैं, ब्रिजेट ने सोचा। बताओ, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? लगभग 1 या 2 अरब पेसो, एरियन ने मेज पर थपथपाते हुए जवाब दिया और डीलर की ओर इशारा किया कि उसने फोन किया है। आपको अपने उत्पाद पर इतना विश्वास है कि आप इसे शुरू करने के लिए जरूरी पैसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, है ना? जैसे जुआ, ब्रिजेट ने टिप्पणी की। हाँ, एरियन ने कहा। हालांकि सिर्फ जुआ ही नहीं, मैं शेयर ट्रेडिंग भी करता हूँ। जब तक आपके पास बड़ी पूंजी है, इस तरह का जुआ ज्यादा तेज होता है। बिल्कुल, ब्रिजेट ने सहमति जताई। अच्छा, क्या आप मुझे अपनी व्यावसायिक योजना बताएंगे? फिर मैं तय करूंगा कि आपको 1 अरब पेसो दूं या नहीं। प्रारंभिक सप्ताह। 36 अधिक धन कमाने का प्रस्ताव और 50% शेयर के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, शुक्रिया, एरियन हंसा। ओह, अब तुम्हारी बारी है। क्या आप निवेशकों के बारे में यही सोचते हैं कि वे हमेशा युवा और महत्वाकांक्षी लोगों का शिकार करते हैं और उनके सपनों का एक बड़ा हिस्सा उसके कुछ अंश के बदले छीन लेते हैं? ब्रिजेट ने एरियन की सीधी बात पर आश्चर्य जताते हुए भौहें चढ़ाईं। सभी निवेशक एक जैसे नहीं होते, माइकल। हम में से कुछ लोग वास्तव में नवाचार को बढ़ावा देने और दूरदर्शी लोगों का समर्थन करने में रुचि रखते हैं। एरियन कुछ पल के लिए रुका, अपने पत्ते भूल गया। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, ब्रिजेट, लेकिन तुम्हें समझना होगा, मेरी हिचकिचाहट बेवजह नहीं है। मैंने कई आशाजनक उद्यमों को इसलिए हारते देखा है क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा नियंत्रण खो दिया था। ब्रिजेट ने सिर हिलाया और डीलर को अगले दांव पर आगे बढ़ने का इशारा किया। वे अपनी बातचीत जारी रखते हुए आगे बढ़े। मैं आपकी चिंता समझती हूं, माइकल, लेकिन जरा सोचिए, सही निवेशक के साथ साझेदारी न सिर्फ पूंजी बल्कि मार्गदर्शन, नेटवर्क और संसाधन भी प्रदान कर सकती है जो आपकी सफलता की राह को काफी तेज कर सकते हैं। क्या वो सोलर पैनल था? खैर, अगर आप मेरे साथ साझेदारी करते हैं तो आप यूरोप के बाजार में अपनी जगह बना लेंगे। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आप सबका नाम लीजिए। एरियन जोर से गुनगुनाया। कोई और बिजनेस प्लान कैसा रहेगा जिससे ढेर सारा पैसा कमाया जा सके? ओह, ब्रिजेट सोच में पड़ गई। क्या बात है? क्या आप क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कुछ जानते हैं? एरियन रुका और ब्रिजेट की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखने लगा। ब्रिजेट की दिलचस्पी साफ दिखाई दी। क्रिप्टोकरेंसी? हाँ, मुझे पता है। ये काफी अस्थिर है, लेकिन एक वैध निवेश के रूप में ये काफी लोकप्रिय हो रही है। आप क्यों पूछ रहे हैं? खैर, ऐसा लगता है कि यह जल्द ही गिरने वाला है और मैं इसे कम करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे 500 मिलियन पेसो उधार दें और मैं कसम खाता हूं कि मैं हर बैंक के पास जाऊंगा। ड्यूश बैंक, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, हर बैंक जिसने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है। किस वित्तीय साधन के जरिए? क्रिप्टोकरेंसी को शॉर्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन खास तौर पर बैंकों के लिए। क्या आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से परिचित हैं? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, आप बैंकों द्वारा आयोजित क्रिप्टोकरेंसी निवेश की सफलता के खिलाफ दांव लगाने की बात कर रहे हैं। यह महत्वाकांक्षी है और जोखिम भरा भी। एरियन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। जोखिम भरा जरूर है, लेकिन सोच समझकर। एरियन ने अपने बैकपैक से एक फोल्डर निकाला और ब्रिजेट को थमा दिया।
देखो, उस फोल्डर में वो क्रिप्टो करेंसी है जिसे मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, साथ ही उनके मौजूदा बाजार मूल्य, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऐतिहासिक प्रदर्शन के रुझान और फिर मेरी भविष्यवाणी भी। देखो, अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई संकट आने वाला है तो मुझे उसका फायदा उठाना होगा। समस्या यह है कि मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं है। ब्रिजेट ने उत्सुकता से फोल्डर खोला। उसकी नजरें ग्राफ, तालिकाओं और तकनीकी शब्दावली से भरे पन्नों पर टिकी थीं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी के अनुमानित पतन का फायदा उठाने की एरियन की योजना का ब्यौरा था। उसने दस्तावेजों को पलटा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह जटिल विश्लेषण और भविष्यवाणियों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल चुपचाप पढ़ने के बाद उसने ऊपर देखा। माइकल, मुझे मानना पड़ेगा, यह मेरी सामान्य समझ से परे है। यहाँ दिए गए तकनीकी विवरण और बाजार विश्लेषण कम से कम कहें तो व्यापक हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं पूरी तस्वीर नहीं समझ पा रही हूँ। आपको इस भविष्यवाणी पर कितना भरोसा है? मुझे इस बारे में पूरा यकीन है, वरना आपको क्या लगता है कि मैं कैसीनो में उस पैसे को जोखिम में क्यों डाल रहा हूँ जो मेरे व्यवसाय में लगना चाहिए? मुझे इस उद्यम पर इतना विश्वास है। ब्रिजेट ने धीरे से उपहास किया। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें $3 करोड़ दूंगी क्योंकि तुम्हें पूरा भरोसा है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी रकम मांग रही हो? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। तुम जर्मनी के सबसे अमीर परिवार से हो, जिसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। $3 करोड़ तुम्हारे लिए $3 करोड़ के बराबर होंगे। एरियन के शब्दों के खेल पर ब्रिजेट हंस पड़ी। देखिए, मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि क्रिप्टो बाजार धराशायी होने वाला है। सबसे पहले, हम क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक में एक बड़ी सफलता के कगार पर हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो बाजार की क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से हम पर हमला करने वाली है। क्वांटम कंप्यूटिंग में उस क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा को तोड़ने की क्षमता है जिस पर क्रिप्टो करेंसी निर्भर करती है। कल्पना कीजिए कि उस अफरा तफरी का क्या होगा जब जनता को पता चलेगा कि उनकी सुरक्षित संपत्तियों से आसानी से समझौता किया जा सकता है। ब्रिजेट ने भौहें उठाईं, उत्सुकता से लेकिन संशय में भी। आगे बढ़ो, उसने कहा। दूसरा, नियामकीय हथौड़ा है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, मान लीजिए यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, क्रिप्टो करेंसी के विरुद्ध कड़े नियमों की ओर बढ़ रही हैं। वे इसे धन शोधन और वित्तीय अस्थिरता के एक साधन के रूप में देखते हैं। जब ये नियम लागू होंगे तो बाजार में तरलता का संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि निवेशक बड़े पैमाने पर पैसा निकाल लेंगे। एरियन ने आगे बोलने से पहले ब्रिजेट की प्रतिक्रिया जानने के लिए थोड़ा रुककर कहा, और बाजार की संतृप्ति को भी न भूलें। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनका वास्तविक मूल्य बहुत कम है। यह एक सट्टा बुलबुला है जो फटने का इंतजार कर रहा है। इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है, ट्यूलिप मैनिया से लेकर .com बुलबुले तक, कि आगे क्या होता है। ब्रिजेट ने धीरे से सिर हिलाया, एरियन के विश्लेषण में तल्लीन। पर्यावरणीय प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खनन कार्यों की ऊर्जा खपत पहले ही सार्वजनिक और सरकारी जांच का विषय बन चुकी है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है, हम सबसे अधिक ऊर्जा गहन क्रिप्टोकरेंसी के विरुद्ध कार्रवाई देखेंगे, जिससे बाजार और अस्थिर होगा। एरियन अपनी बात को समझने के लिए पीछे झुक गया। और अंत में, नई ब्लॉकचेन तकनीकों या यहां तक कि पूरी तरह से नई डिजिटल संपत्तियों की ओर बदलाव कई मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी को अप्रचलित बना देगा। हम एक ऐसी तकनीकी छलांग की बात कर रहे हैं जो बेहतर सुरक्षा, दक्षता और उपयोगिता प्रदान करती है। ब्रिजेट एक पल के लिए चुप रही, जानकारी के सैलाब को समझने की कोशिश कर रही थी। यह एक व्यापक विश्लेषण है, माइकल, लेकिन ये सब अटकलबाजी है ना? तुम इतना यकीन कैसे कर सकते हो? एरियन मुस्कुराया। उसकी भविष्यवाणी में अटूट विश्वास था, क्योंकि ब्रिजेट, ये सभी कारक निकट भविष्य में एक ही बिंदु पर एकत्रित होते हैं। संकेत मौजूद हैं, आपको बस ये जानना है कि कहां देखना है। बाजार अटकलों और प्रचार से बढ़ता है, आंतरिक मूल्य से नहीं। जब वास्तविकता सामने आएगी तो यह जोरदार प्रहार करेगी। इसलिए मैं क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले बैंकों के खिलाफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के जरिए इसे कम करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। यह एक सोचा समझा जोखिम है, लेकिन यह एक अपरिहार्य बाजार सुधार पर आधारित है। और अगर आपने निवेश किया भी है, तो आपको बस यही अफसोस होगा कि आपने मुझे ज्यादा नहीं दिया। तो क्या होगा? ब्रिजेट ने अपने फैसले पर विचार करते हुए अपने निचले होंठ को काटा और कुछ सेकंड बाद वह बोली, माइकल, आपके आत्मविश्वास और खुद को पेश करने के तरीके ने वाकई मेरी दिलचस्पी जगा दी है। कम से कम कहें तो ये ताजगी देने वाला है। इसलिए मैं दांव बढ़ाने को तैयार हूं। चलो इसे $10 करोड़ कर देते हैं। हालांकि इसमें एक पेच है। अगर 2024 तक बाजार नहीं गिरा तो मैं अपना निवेश वापस ले लूंगा।
इसके अलावा आपने बैंकों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीएस के लिए जो प्रीमियम चुकाया है उसे लोन में बदल दिया जाएगा। तय तारीख तक भुगतान न करने पर मुझे कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। मैं अपनी कानूनी टीम से एक बाध्यकारी समझौता तैयार करवाऊंगा। क्या आप इन शर्तों के तहत आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? एरियन को अपने माथे पर पसीने की बूंदें टपकती हुई महसूस हुई। ये बहुत बड़ी रकम है और जिम्मेदारी भी। प्रारंभिक सप्ताह 37 एक महत्वपूर्ण ऋण। एरियन ने हल्की सी हंसी के साथ डीलर की ओर देखा, जिसकी आंखें प्रस्तावित राशि देखकर चौड़ी हो गई थीं। फिर उसने अपना ध्यान ब्रिजेट पर केंद्रित किया। क्या आप सचमुच इस उद्यम के आधार पर मुझे $100 मिलियन सौंपने का प्रस्ताव दे रहे हैं? एरियन ने पूछा, उसके स्वर में अविश्वास का भाव था। सारी शाम से जो आत्मविश्वास मुझे उमड़ता हुआ दिख रहा था, उसका क्या हुआ? क्या अब वह कम हो रहा है? उसने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा। दरअसल क्रिप्टोकरेंसी बाजार के मुकाबले आपकी रणनीति को मजबूत करने के लिए $1 करोड़। हम इस रकम को बराबर बराबर आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन अगर 2024 तक बाजार में कोई हलचल नहीं होती तो पूरी रकम चुकाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही बाजार के लड़खड़ाने तक प्रीमियम का भुगतान भी आपको ही करना होगा। यही तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का सार है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सच में मुझे इतना पैसा देने को तैयार हो। ओह, जरूर कोई गलतफहमी होगी। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही बल्कि उधार दे रही हूँ, ब्रिजेट ने सुधारा। और बात सिर्फ इच्छाशक्ति की नहीं है, बात उस संभावना को पहचानने की है जहां दूसरे लोग जोखिम देखते हैं। तुम्हारी योजना हालांकि साहसी है, लेकिन बाजार के रुझानों के गहन विश्लेषण और साहसिक पूर्वानुमान पर आधारित है। ये निवेश के लायक है, दान के लायक नहीं। समझ गया। और मुझे इसमें शामिल दावों का पूरा अंदाजा है। जोखिम तो बड़ा है ही, साथ ही संभावित मुनाफा भी। आपकी शर्तें साफ हैं और मैं उन्हें मानने को तैयार हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ आर्थिक फायदे की बात नहीं है, यह बाजार के सामने और सच कहूं तो खुद के सामने अपनी बात साबित करने की बात है। ब्रिजेट के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, जो एरियन के दृढ़ संकल्प के प्रति सम्मान का संकेत था। बहुत अच्छा माइकल, मैं अपनी कानूनी टीम से समझौते का मसौदा तैयार करवाऊंगी। शर्तें वैसी ही होंगी जैसी हमने तय की थी। आपके उद्यम के लिए $1 करोड़ का ऋण, जिसमें मुनाफे का 50-50 हिस्सा होगा। अगर 2024 तक क्रिप्टो बाजार नहीं गिरता तो ऋण चुकाने और सीडीएस प्रीमियम का भुगतान जारी रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हम एक साथ एक अनजान क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, लेकिन मुझे आपके विश्लेषण और आपके दृढ़ विश्वास पर पूरा भरोसा है। यह एक सोचा समझा जुआ है और मैं इसे आपके साथ खेलने को तैयार हूँ। एरियन ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे ब्रिजेट ने मजबूती से हिलाया, एक ऐसा इशारा जिसने उनकी अनोखी साझेदारी को और मजबूत कर दिया। शुक्रिया ब्रिजेट, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं मैरियट होटल में रुका हूँ। कल सुबह तुम अपना चेक और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मुझसे वहीं मिलोगे। कोई बात नहीं, एरियन ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। ठीक है, लगता है मैंने तुम्हें फिर हरा दिया। कल सुबह 16 दिसंबर 2023 मैरियट होटल में एरियन रिसेप्शन हॉल में पहुंचा, जहां कंसीयज ने उससे उसके आने का मकसद पूछा। मैं मिस ब्रिजेट वॉन रीमन से मिलने आया हूं, वो मेरा इंतजार कर रही हैं, एरियन ने कहा। एरियन राजवाट, दरबान ने अपनी सूची देखी और सिर हिलाया। हाँ मिस्टर रेयस, आपका इंतजार है। कृपया मेरे पीछे आइए। एरियन को एक विशेष लिफ्ट में ले जाया गया, जो वीआईपी मेहमानों और निजी बैठकों के लिए आरक्षित थी। कंसीयज ने कार्ड स्वाइप किया और ऊपरी मंजिल का बटन दबाया, जहां ब्रिजेट का आलीशान स्वीट था। जैसे ही आप सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, बाएं मुड़ जाएं। सुश्री वॉन रीमन का स्वीट गलियारे में सबसे आखिरी होगा। उन्हें आपके आगमन की सूचना दे दी गई है, दरबान ने पेशेवर मुस्कान के साथ समझाया। शुक्रिया, एरियन ने लिफ्ट में कदम रखते हुए जवाब दिया। दरवाजे बंद हो गए और उसे सहज चढ़ाई का एहसास हुआ। लिफ्ट की हल्की सी घंटी बजी और दरवाजे खुले, जिससे एक शानदार गलियारा दिखाई दिया। एरियन गलियारे से नीचे चला गया। आलीशान कालीन से उसके कदम दबे हुए थे, जब तक कि वह आखिरी दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। वह एक पल के लिए रुका और फिर गहरी सांस लेकर दस्तक दी। दरवाजा लगभग तुरंत खुल गया और ब्रिजेट ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। माइकल, स्वागत है, कृपया अंदर आइए। स्वीट में कदम रखते ही एरियन को फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से शहर का मनोरम दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जो ब्रिजेट की संपन्नता और परिष्कार का प्रमाण था। बैठिए माइकल, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? ब्रिजेट ने बैठने की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, एरियन ने विनम्रता से मना कर दिया।
उसका ध्यान अपने काम पर था। बहुत अच्छा, तो फिर काम शुरू करते हैं, ब्रिजेट ने एरियन को एक मेज पर ले जाते हुए कहा, जहां ढेर सारे दस्तावेज और एक चेकबुक रखी थी। ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर हमने कल रात बात की थी, और साथ में आपका चेक भी। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक है। एरियन बैठ गया और उसकी नजरें सामने रखे दस्तावेजों पर टिकी थीं। उनमें उनके समझौते की शर्तें विस्तार से लिखी थीं, जिनमें ऋण की राशि, मुनाफे का 50-50 का बंटवारा, ऋण चुकाने की शर्तें और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीएस के प्रबंधन की प्रक्रियाएं शामिल थीं। एक के बाद एक पैराग्राफ में दोनों पक्षों के दायित्वों, सीडीएस से जुड़ी कानूनी बातों और 2024 तक क्रिप्टोकरेंसी बाजार के गिरने से होने वाले परिणामों का उल्लेख किया गया था। ये स्पष्ट था कि ब्रिजेट की कानूनी टीम ने अपने समझौते के हर संभावित पहलू को शामिल करने के लिए दस्तावेज को सावधानीपूर्वक तैयार किया था। एरियन ने उस खंड का उल्लेख किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि बाजार स्थिर रहता है या बढ़ता भी है, तो वह $100 मिलियन, साथ ही अर्जित ब्याज और सीडीएस अनुबंधों के लिए चुकाए गए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा इन दायित्वों को पूरा न करने पर ब्रिजेट अपने निवेश की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकेगी। अनुबंध के एक अन्य भाग में गोपनीयता समझौते पर जोर दिया गया था, जिसमें उनके उद्यम की संवेदनशील प्रकृति और विवेक के महत्व पर जोर दिया गया था। एरियन ने इस समझौते की संपूर्णता की सराहना की और इस बड़े सौदे में ऐसे प्रावधानों की जरूरत को समझा। एरियन जब अनुबंध पढ़ रहा था, ब्रिजेट उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उसे देख रही थी। हमारी बातचीत के अनुसार सब कुछ ठीक होना चाहिए। मेरी कानूनी टीम ने ये सुनिश्चित किया है कि अनुबंध निष्पक्ष और व्यापक हो। क्या आपको बताई गई शर्तों के बारे में कोई प्रश्न या चिंता है? एरियन ने अनुबंध से नजरें उठाकर ब्रिजेट की नजरों से नजरें मिलाईं। ये पूरी तरह से तैयार है, यह मैं मानता हूँ। आपने सभी जरूरी पहलुओं पर ध्यान दिया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम दोनों के हित सुरक्षित रहें। मुझे शर्तों को लेकर कोई चिंता नहीं है, वे बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमने बात की थी। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ब्रिजेट ने उसके जवाब से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, हस्ताक्षर करते ही आपको धनराशि मिल जाएगी। एरियन ने दिया गया पेन उठाया, उसका हाथ स्थिर था और उसने बिंदीदार रेखा पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। हो गया, एरियन ने ब्रिजेट को हस्ताक्षरित अनुबंध वापस देते हुए कहा। यह एक सफल उद्यम और क्रिप्टोकरेंसी बाजार की यथास्थिति को चुनौती देने के लिए है। ब्रिजेट ने मुस्कुराते हुए कॉन्ट्रैक्ट लिया। माइकल, आपकी सफलता की कामना करता हूं। मुझे आपके विश्लेषण और हमारे उद्यम पर पूरा भरोसा है। आइए इतिहास बनाएं। औपचारिकताएं पूरी होने पर ब्रिजेट ने एरियन को एक चेक दिया। हालांकि जैसे ही एरियन जाने वाला था, ब्रिजेट अचानक बोल पड़ी। मत बताओ, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बैंक जा रहे हो। ब्रिजेट ने एरियन की पोशाक देखी। वह साधारण थी, कुछ भी ऐसा नहीं जो नकारात्मक रूप से दिखाई दे, लेकिन निश्चित रूप से वह पोशाक नहीं थी जिसकी इतनी बड़ी व्यावसायिक बैठक के लिए उम्मीद की जा सकती थी। एरियन ने अपने कपड़ों की ओर देखा, एक साधारण बटन अप शर्ट और जीन्स, और फिर ब्रिजेट की ओर। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी उभर रही थी। ब्रिजेट उसकी प्रतिक्रिया सुनकर हल्के से हंस पड़ी। माइकल, मेरा कोई अपमान नहीं है, लेकिन अगर आप इतने बड़े उद्यम का प्रबंधन करने जा रहे हैं, तो प्रस्तुति मायने रखती है। पहली छाप बहुत मायने रखती है, खासकर हमारे यहाँ। मैं सलाह दूंगी कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक सूट जरूर खरीद ले। व्यावसायिक दुनिया में दिखावट भी एक अच्छे तर्क जितनी ही प्रभावशाली हो सकती है। एरियन ने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। मैं सूट जरूर लूंगा। अच्छा, ब्रिजेट ने सिर हिलाते हुए कहा। और परिवहन के बारे में? क्या आपके पास कार है? मीटिंग्स, साइट विजिट वगैरह के लिए? एरियन ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, दरअसल मेरे पास कार नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब तक मैं सार्वजनिक परिवहन और दोस्तों से मिली सवारी से काम चला रहा था। ब्रिजेट ने भौहें चढ़ाईं, हैरान तो थी, पर कोई राय नहीं। खैर, ये तो हमें सोचना ही होगा। कार सिर्फ सुविधा से नहीं, बल्कि गतिशीलता और आपकी छवि से भी जुड़ी होती है। फिलहाल, जब आपको जरूरत हो, मैं आपके लिए सर्विस का इंतजाम कर सकती हूँ। लेकिन जल्दी से अपना लाइसेंस और गाड़ी लेने के बारे में सोचो। जैसे जैसे आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, ये जरूरी हो जाएगा। शुक्रिया, एरियन ने माफी मांगने से पहले सिर हिलाया। दालान के बाहर एरियन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में $1 करोड़ का चेक है। लेकिन जाहिर है, वह जानता था कि यह उसका नहीं, बल्कि ब्रिजेट का पैसा था। तकनीकी तौर पर क्रिप्टो बाजार के धराशायी होने तक उसके पास पैसे नहीं थे। उसने उन बैंकों की सूची पहले ही बना ली थी जहां वह आज जाने वाला था, लेकिन पहले उसे चेक भुनाना था और फिर एक सूट खरीदना था। प्रारंभिक सप्ताह।
38 बड़े कदम उठाना। चेक भुनाने में एरियन के अनुमान से ज्यादा समय लगा, मुख्यतः बड़ी रकम की वजह से। बैंक को ब्रिजेट और उसके सहयोगियों से लेन देन की पुष्टि करनी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ वैध है। लगभग 2 घंटे की कागजी कार्रवाई और फोन कॉल के बाद प्रक्रिया पूरी हो गई। माइकल, जो अब काफी अमीर हो गया था, तुरंत एक प्रतिष्ठित सूट स्टोर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे ब्रिजेट की सलाह के अनुसार पेशेवर रूप रंग का महत्व समझ में आ गया था। आलीशान बुटीक में दाखिल होते ही एक सलीके से कपड़े पहने सेल्स एसोसिएट ने उनका स्वागत किया और पेशेवर नजर से उनका जायजा लिया। शुभ दोपहर सर, आज हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे एक सूट चाहिए, एरियन ने कहा। दुकान के परिष्कृत माहौल में वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जरूर सर, कोई विशेष शैली या अवसर? सहयोगी ने पूछा और एरियन को दुकान के अंदर ले गया, जहां उच्च गुणवत्ता वाले सूटों की कतारें सजी हुई थीं। ये व्यवसाय के लिए है, एरियन ने उत्तर दिया। उम्मीद है कि ये स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त होगा। सहयोगी ने सिर हिलाया, फिर अधिक विस्तृत प्रश्न पूछने लगा, जिसके लिए एरियन तैयार नहीं था। क्या आपको कपड़े पसंद हैं? ऊनी, सूती, लिनन? और फिटिंग कैसी है? क्या आप क्लासिक, आधुनिक या स्लिम फिट वाली कोई चीज ढूंढ रहे हैं? एरियन हिचकिचाया। उसे एहसास हुआ कि सूट के बारे में उसकी जानकारी की कमी उसकी सोच से कहीं ज्यादा जाहिर थी। मुझे यकीन नहीं है। दरअसल मैं पहली बार अपने लिए सूट खरीद रहा हूँ। एरियन की स्थिति समझते हुए सहयोगी ने मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया। कोई बात नहीं सर, चलिए बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। बिजनेस के लिए मैं एक बहुमुखी ऊनी सूट की सलाह देता हूँ। यह ज्यादातर मौकों और मौसमों के लिए उपयुक्त होता है। जहां तक फिटिंग की बात है, आपकी शारीरिक बनावट को देखते हुए एक आधुनिक फिटिंग वाला सूट आपको ज्यादा सूट करेगा। यह ज्यादा तंग न होते हुए भी ज्यादा आधुनिक लुक के लिए थोड़ा पतला है। फिर सहयोगी ने एरियन को सूट चुनने की पूरी प्रक्रिया बताई, कंधे पर फिट होने का महत्व, सिंगल और डबल ब्रेस्टेड जैकेट के बीच का अंतर और लेपल स्टाइल का महत्व समझाया। एरियन ने ध्यान से सुना, जानकारी को आत्मसात किया, लेकिन तकनीकी शब्दावली और ढेर सारे विकल्पों के बीच खुद को असहज महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। कुछ सूट पहनकर देखने और सहयोगी के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन के बाद एरियन को एक अच्छे फिटिंग वाले सूट की बारीकियों की समझ आने लगी। आखिरकार उन्होंने एक नेवी ब्लू मॉडर्न फिट ऊनी सूट चुना जो उनके शरीर के आकार के अनुरूप था और पहनने में आरामदायक भी था। जब सहयोगी ने एरियन के नाप लिए और आखिरी बदलाव किए, तो एरियन ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और सूट पहन लिया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, एरियन ने सहयोगी के धैर्य और विशेषज्ञता के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा। यह मेरी खुशी की बात है सर, आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। सहयोगी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाकर उन्हें आश्वस्त किया। अब यह 88,500 पेसो होने वाला है। क्या ये क्रेडिट कार्ड होगा या नकद? कार्ड, एरियन ने उसे अपना कार्ड देते हुए जवाब दिया। लेन देन तुरंत पूरा हो गया और कुछ ही क्षणों में ये पूरा हो गया। तीनों सूट में खरीदारी के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आपसे फिर मिलेंगे। सूट की दुकान से बाहर निकलने के बाद एरियन को अपने पेशेवर रूप में एक नया आत्मविश्वास महसूस हुआ, जिसका कुछ श्रेय उनके नए नेवी ब्लू मॉडर्न फिट ऊनी सूट को भी जाता है। लेन देन पूरा होने के बाद उन्होंने अपने अगले गंतव्य बोनिफेसियो ग्लोबल सिटी स्थित जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी तक जाने के लिए ग्रेब सेवा बुक की। यह उनकी महत्वाकांक्षी योजना को गति देने के लिए रणनीतिक कदमों की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी की विशाल इमारत में पहुंचकर एरियन एक पल के लिए रुककर उस भव्य इमारत को निहारने से खुद को रोक नहीं पाया। यह एक शानदार और खूबसूरत इमारत थी। अंदर आकर एरियन रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा, जहां एक पेशेवर दिखने वाली रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा, शुभ दोपहर, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शुभ दोपहर, मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने की संभावना पर चर्चा करने आया हूँ। क्या आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जो ये लेन देन संभालता हो? एरियन ने यथासंभव आत्मविश्वास से भरे अंदाज में अनुरोध किया। जरूर सर, आपको हमारे जोखिम प्रबंधन विभाग से बात करनी होगी। मुझे विभागाध्यक्ष या किसी वरिष्ठ प्रबंधक की उपलब्धता देखनी होगी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एरियन राजवाट। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से फोन किया और फोन काटने से पहले कुछ देर बात की। मिस्टर रेयस, मैंने सीनियर रिस्क मैनेजर मिस्टर फ्रांज डेला क्रूज से आपकी मुलाकात तय कर दी है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के बारे में आपकी पूछताछ में वे आपकी मदद कर पाएंगे। कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको उनके ऑफिस ले चलता हूँ। एरियन को जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी की इमारत के आकर्षक आधुनिक गलियारों से होते हुए एक ऐसे कार्यालय में पहुंचाया गया जिसके दरवाजे पर फ्रांस डेला क्रूज वरिष्ठ जोखिम प्रबंधक लिखा था।
रिसेप्शनिस्ट ने दरवाजा खोलने से पहले हल्के से दस्तक दी। श्री डेला क्रूज, मैं श्री एरियन राजवाड़ बोल रहा हूँ। वह क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं, उसने परिचय कराया। फ्रांज अपनी मेज से उठा और एरियन की ओर हाथ बढ़ाया। मिस्टर रेयस, आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया बैठिए। मुझे पता है कि आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने में रुचि रखते हैं। आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एरियन बैठ गए और अपनी रणनीति के बारे में ज्यादा कुछ बताए बिना संक्षेप में अपना इरादा समझाया। मैं क्रिप्टोकरेंसी बाजार में संभावित गिरावट से बचाव करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मुझे वह सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिसकी मुझे तलाश है। फ्रांज ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। मैं समझ गया। आप जानते ही होंगे कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जटिल वित्तीय उपकरण होते हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी लोन या बॉन्ड जारीकर्ता के डिफॉल्ट से बचाव के लिए किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी निवेश में इनका इस्तेमाल करना थोड़ा अपरंपरागत जरूर है, लेकिन पूरी तरह से असंभव भी नहीं। अच्छा, एरियन ने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला और फ्रांज की मेज पर रख दिया। मैं क्रिप्टोकरेंसी पर स्वैप खरीदना चाहता हूं जो कीमत में भारी गिरावट आने पर भी फायदेमंद साबित हो। हम, ठीक है, फ्रांज ने दस्तावेज पर नजर डालते हुए कहा। मेरे पास 8 क्रिप्टोकरेंसी के प्रोस्पेक्टस हैं जिनके बारे में मैं विशेष रूप से चिंतित हूं। प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी में संभावित अस्थिरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बन सकते हैं। मैंने उनके बाजार व्यवहार, व्यापार की मात्रा और उन बाहरी कारकों का विस्तृत विवरण दिया है जो उनकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, एरियन ने अपने द्वारा संकलित चार्ट और डेटा की ओर इशारा करते हुए बताया। फ्रांज ने दस्तावेज उठाया और उसके पन्ने सरसरी तौर पर पलटे। ये काफी विस्तृत विश्लेषण है। आपने निश्चित रूप से इस पर अपना होमवर्क किया होगा। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की संरचना हमारे लिए अभूतपूर्व है। इसके लिए एक अनोखे दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, खासकर इन स्वैप के लिए क्रेडिट इवेंट को परिभाषित करने में। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं यहां अपनी टीम भेज दूं? कोई बात नहीं, एरियन ने कहा और फ्रांज ने तुरंत अपने फोन पर किसी को फोन किया। 5 मिनट बाद एक पुरुष और एक महिला फ्रांज के कार्यालय में दाखिल हुए। क्रिप्टोकरेंसी पर सीडीएस है ना? ये तो नया है, 40 के आसपास की महिला ने कहा। तो क्रिप्टो मार्केट में शॉर्टिंग ये पहली बार है जब मुझे इसका सामना करना पड़ा है, उस पुरुष ने कहा जो महिला की ही उम्र का लग रहा था। चलिए काम शुरू करते हैं। आप चाहते हैं कि हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कितना बेचें? एरियन ने रकम बताने से पहले एक गहरी सांस ली। $100 मिलियन। ये सुनकर जेपी मॉर्गन के तीनों अधिकारियों की आंखें चौंक गईं। $1 करोड़, फ्रांज ने दोहराया। तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहां तक नहीं आया, एरियन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें पता है कि अगर तुम चाहते हो कि हम सीडीएस पर $10 करोड़ बेचें, तो तुम्हें मासिक प्रीमियम के रूप में बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। महिला ने बीच में ही टोकते हुए कहा। और वह मासिक प्रीमियम तब बढ़ता है जब जिस क्रिप्टोकरेंसी को तुम शॉर्ट करना चाहते हो उसकी कीमत बढ़ती है। तो भुगतान जैसे हम जाते हैं संरचना जैसी? एरियन ने प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था पर स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा। बिल्कुल, फ्रांज ने आगे झुककर समझाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। पे अज़ वी गो संरचना का मतलब है कि आप मासिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान करेंगे, जो आपके द्वारा शॉर्ट की जा रही क्रिप्टोकरेंसी के वर्तमान बाजार मूल्य पर निर्भर करेगा। अगर बाजार मूल्य बढ़ता है तो आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं क्योंकि जोखिम अधिक माना जाता है। इसके विपरीत अगर बाजार स्थिर होता है या गिरता है तो आपके प्रीमियम कम हो सकते हैं। एरियन ने जानकारी को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया। तो मौजूदा बाजार मूल्यों के आधार पर इस $100 मिलियन के कवरेज के लिए मेरा अनुमानित मासिक प्रीमियम कितना होगा? उस आदमी ने जल्दी से अपने लैपटॉप पर कुछ हिसाब किताब किया। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार चढ़ाव और मौजूदा तेजी को देखते हुए आपका शुरुआती मासिक प्रीमियम लगभग $20 लाख होगा। बाजार की चाल के हिसाब से यह रकम काफी अलग अलग हो सकती है। $2 मिलियन प्रति माह है ना? एरियन ने दोहराया। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। फ्रांज ने एरियन के संकल्प को स्वीकार करते हुए अपनी भौहें उठाईं। यह एक साहसिक कदम है, मिस्टर रेयस। हमें अपनी ओर से कुछ और विश्लेषण करने होंगे और विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अंडरराइटिंग टीम से परामर्श करना होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करना शुरू कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एरियन ने अपनी दृढ़ता पर अडिग होकर पुष्टि की। फ्रांज ने सिर हिलाकर अपने सहयोगियों को प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया।
हम सब कुछ शुरू कर देंगे। अंतिम शर्तों पर चर्चा करने और समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्द ही एक अनुवर्ती बैठक की उम्मीद करें। कोई बात नहीं, आपके समय के लिए शुक्रिया, एरियन ने खड़े होते हुए कहा। एक किनारा नीचे। 39 एक बहुत ही उत्पादक दिन। वित्तीय क्षेत्र में बैठकों की एक लंबी मैराथन के बाद एरियन ने क्रिप्टो बाजार के खिलाफ रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति बना ली थी और कई बैंकों से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हासिल कर लिए थे। उनका अंतिम पड़ाव ऑर्टिगास स्थित बीडीओ कॉर्पोरेट सेंटर था, जो अपनी विशाल उपस्थिति और विशिष्ट नीले कांच के अग्रभाग के लिए जाना जाता है। और पहले बैंक में हर पड़ाव की तरह वह सीडीएस सौदा हासिल करने में सक्षम रहे, लेकिन अभी तक कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है क्योंकि वे अभी भी तैयारी में हैं। लॉबी से बाहर निकलते ही एरियन ने देखा कि सूरज ढल रहा था और शहर के क्षितिज पर नारंगी रंग की चमक फैल रही थी। दिन लंबा और थका देने वाला था, फिर भी काफी उत्पादक था। उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट कर रहा था, मानो कोई फोन आने वाला हो। फोन निकालते हुए एरियन ने स्क्रीन पर नजर डाली और ब्रिजेट का नाम चमक उठा। उसने झट से जवाब दिया। ब्रिजेट, शुभ संध्या। माइकल, मुझे आशा है कि मैं तुम्हें बुरे समय पर नहीं पकड़ रही हूँ। ब्रिजेट की आवाज स्पष्ट और संतुलित थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस दिन का काम समेट रहा था। क्या हुआ? मैं बस आपसे जानना चाहता था, बैठकें कैसी रहीं? क्या आप सीडीएस अनुबंध हासिल करने में सफल रहे? एरियन अपनी प्रगति से उत्साहित होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हाँ, मैं आज कई बैंकों में गया हूँ, जिनमें अभी अभी बीडीओ भी शामिल है। यह एक मैराथन रहा है, लेकिन उम्मीदें जगी हैं। वे सभी अनुबंधों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। तो आपका मासिक प्रीमियम कुल कितना होगा? ब्रिजेट ने पूछा। एरियन ने 10 बैंकों का दौरा किया। जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बीडीओ यूनिबैंक, फिलीपीन नेशनल बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द फिलीपींस, चाइना बैंकिंग कॉर्पोरेशन, लैंड बैंक, मेट्रो बैंक, सिक्योरिटी बैंक, यूनियन बैंक, बीपीआई। उनमें से 5 ने $2 मिलियन मासिक प्रीमियम की पेशकश की, बाकी ने $1.5 मिलियन। तो कुल मिलाकर 10 बैंकों में 27 मिलियन और $50 लाख का मासिक प्रीमियम, एरियन ने जवाब दिया। और अगर मान लीजिए क्रिप्टो बाजार गिर गया, तो इसका कुल कवरेज कितना होगा? ब्रिजेट ने एक और सवाल पूछा। एरियन ने मन ही मन कवरेज का हिसाब लगाते हुए मुस्कुराया। अगर बाजार मेरे अनुमान के अनुसार गिर गया, तो कुल कवरेज लगभग $1.5 अरब होगा, उन्होंने समझाया। ब्रिजेट ने धीमी सी सीटी बजाए। ये बहुत है, लेकिन आपके पैसों से तो आप सिर्फ 3 महीने का मासिक प्रीमियम ही भर पाएंगे। आप इससे कैसे निपटेंगे? हाँ, एरियन ने चटकाया, वह पहले से ही स्थिति से वाकिफ था। दरअसल इसीलिए मैं आपको एक और प्रस्ताव देने जा रहा हूँ। मैं आंकड़ों का आकलन कर रहा हूँ, और हालांकि हम एक बड़ा असर डालने की स्थिति में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस रणनीति को बनाए रखने के लिए मुझे शुरुआती 3 महीनों के बाद के मासिक प्रीमियम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। ब्रिजेट एक पल के लिए चुप रही, शायद इस अनुरोध पर विचार कर रही थी। आप ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अगर बाजार 2024 में गिरता है, जो मेरा मानना है कि 2024 के मध्य से अंत तक होगा, तो 12 महीनों के मासिक प्रीमियम के लिए आपको $330 मिलियन का भुगतान करना होगा। और अगर बाजार गिरता है, तो यह $1.5 बिलियन होगा। मासिक प्रीमियम को घटाने पर आपको $1.17 बिलियन की कमाई होगी। यह अतिरिक्त निवेश पर अच्छा खासा रिटर्न है। ब्रिजेट ने जवाब देने में एक पल लगाया। ठीक है, मैं तुम्हें मासिक प्रीमियम के लिए अतिरिक्त पैसे दूंगी, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मुझे इस बात का सबूत दो कि क्रिप्टो बाजार तेजी से गिर रहा है। मेरे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए धन्यवाद ब्रिजेट। खैर, अब मुझे ये कॉल समाप्त करनी होगी क्योंकि मुझे ग्रैब बुक करना है, एरियन ने कहा। तुम्हें सचमुच एक कार खरीदनी चाहिए, माइकल, ब्रिजेट ने फोन काटने से पहले खिलखिलाकर कहा। हाँ, मैं जल्द ही एक कार खरीदूंगा, एरियन ने ग्रैब आइकन पर टैप करके कार बुक करने से पहले कहा। कार 5 मिनट में आ गई और उसके घर की ओर चल पड़ी। अपने घर पहुंचकर एरियन ने देखा कि उसकी मां किराने का सामान ले जा रही थी और सब्जियों व रसोई के दूसरे जरूरी सामान से भरे 2 भारी बक्सों को संभालने में जूझ रही थी। बिना कुछ सोचे समझे एरियन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। मुझे ये लेने दो, मां, उसने उसकी बाहों से भारी बक्सा लेते हुए कहा। धन्यवाद माइकल, आपकी टाइमिंग हमेशा अच्छी रहती है, उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उन्हें उसकी सहायता से राहत मिली थी। दोनों साथ साथ घर में घुसे। एरियन आराम से किराने का सामान उठा रहा था। उसने डिब्बा किचन काउंटर पर रख दिया और मुड़कर देखने लगा कि क्या उसकी मां को और मदद की जरूरत है। क्या मैं किसी और चीज में मदद कर सकता हूँ? एरियन ने रसोई घर में चारों ओर देखते हुए पूछा। नहीं, बस इतना ही।
शुक्रिया बेटा, उसने सामान खोलते हुए जवाब दिया। तुम थके हुए लग रहे हो, कुछ खाया भी है? अभी नहीं, मैं सारा दिन इधर उधर भागता रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में कुछ ले लूंगा, एरियन ने उत्तर दिया। उसका मन अभी भी आंशिक रूप से दिन की उपलब्धियों और आगे के कार्यों पर ही लगा हुआ था। मायरा ने उसे चिंतित नजरों से देखा। माइकल, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अपना ध्यान रखना, एरियन ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। मैं करूंगा माँ। खैर माँ, मेरा एक सवाल है, आपके सपनों का घर कैसा है? अचानक ये सवाल क्यों? मायरा ने अपना काम रोककर एरियन को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। बस उत्सुकता थी, एरियन ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। मतलब, अगर तुम्हें कोई भी घर मिल जाए तो कैसा होगा? मायरा की आंखें चमक उठी। ये दर्शाता था कि उसने पहले भी इस बारे में सोचा था। देखिए, मैंने हमेशा से देहात में एक बड़े घर का सपना देखा है। एक शांत जगह जहां हवा ताजी हो और रात में तारे दिखाई दें। बेकिंग और खाना पकाने के लिए एक बड़ा किचन, एक बगीचा जहां मैं सब्जियां और फूल उगा सकूं, और हाँ, पोते पोतियों के खेलने के लिए एक स्विमिंग पूल। उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, और बगीचे के सामने वाली बड़ी खिड़की के पास एक आरामदायक पढ़ने का कोना। एक शांतिपूर्ण जगह जहां परिवार इकट्ठा हो सकता है और यादें बना सकता है। एरियन ध्यान से सुन रहा था, उसके मन में ऐसे घर की तस्वीर उभर रही थी। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है माँ। ये तो बस एक सपना है, मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अपने काम में लग गई। लेकिन इसके बारे में सोचना अच्छा लगता है। एरियन एक पल के लिए उसे देखता रहा, उसके दिमाग में हलचल मच गई। खैर, कौन जाने, शायद किसी दिन, है ना? मायरा हंसी और सिर हिलाया। शायद माइकल, फिलहाल मैं तुम्हारे साथ यहाँ अपने घर में खुश हूँ। एरियन जब आखिरकार कुछ खाने के लिए बैठा तो ये बातचीत उसके जहन में ताजा रही। अपनी मां को उनके सपनों का घर दिलाने के विचार ने उसे अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए और भी प्रेरित किया। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के साथ वह जो जोखिम उठा रहा था वह बहुत बड़ा था, लेकिन संभावित लाभ उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। खाना खाने के बाद एरियन अपने कमरे में चला गया। तभी उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आ गया। नया मिशन, सिस्टम की मदद के बिना PSME प्रतियोगिता जीतें। पुरस्कार 20,000 सिस्टम पॉइंट। अब जब सिस्टम ने यह बात उठा दी है तो कल PSME के लिए प्रतियोगिता है। ये बात उसके दिमाग से निकल गई। ठीक है, अब कुछ नोट्स की समीक्षा करने का समय आ गया है। 40 PSME उत्पाद प्रदर्शनी 17 दिसंबर 2023 साफ आसमान के साथ शुरू हुआ और शहर पर एक हल्की सी चमक छा गई जब एरियन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी नजरें SMX कन्वेंशन सेंटर की भव्य संरचना पर टिकी थीं, जो आज फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स PSME प्रतियोगिता का मैदान था। यह एक निर्णायक क्षण था, न केवल इंजीनियरिंग समुदाय में इसकी प्रतिष्ठा के लिए, बल्कि एक निजी चुनौती के रूप में भी जो उसने खुद के लिए तय की थी, अपने रहस्यमय सिस्टम की मदद के बिना जीत हासिल करना। कार SMX कन्वेंशन सेंटर के बाहर फुटपाथ पर धीरे से रुकी। बाहर लोगों की एक लंबी कतार लगी थी, ज्यादातर छात्र जो अंदर जाने के लिए उत्सुक थे। इसके लिए 789 पेसो लगेंगे, ग्रैब ड्राइवर ने कहा। एरियन ने बैग से अपना बटुआ निकाला और किराए के लिए कुछ ताजा नोट निकाले। ये रहे 800 पेसो, छुट्टे रख लीजिए, एरियन ने ग्रैब ड्राइवर को धन्यवाद देते हुए पैसे देते हुए कहा। धन्यवाद महोदय, क्या आपको डिक्की से कुछ निकालने में मदद चाहिए? ड्राइवर ने पूछा और डिक्की खोलने के लिए बटन दबा रहा था। हाँ कृपया, एरियन ने वाहन से बाहर निकलते हुए उत्तर दिया, जैसे ही चालक उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा। ड्राइवर ने डिक्की का ढक्कन उठाया और एरियन का सामान बाहर निकाला, जो एक बक्सा था जिसमें उसका उच्च क्षमता वाला सोलर पैनल था। उसने उसे सावधानी से बाहर निकाला और एक विनम्र मुस्कान के साथ एरियन को सौंप दिया। आपकी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं महोदय, ड्राइवर ने कहा, क्योंकि उसे एरियन के कन्वेंशन सेंटर में आने की प्रकृति का पता चल गया था। धन्यवाद, मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, एरियन ने जवाब दिया और SMX कन्वेंशन सेंटर के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ने से पहले ड्राइवर को अंतिम बार सिर हिलाया। अंदर जाने के लिए लाइन और भी लंबी हो गई थी, लेकिन एरियन मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया, जहां गार्डों ने उसे रोक दिया। मैं एक प्रतिभागी हूं, एरियन ने उसे एक विशेष पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, जो उसके गले में लटका हुआ था, जिस पर उसकी पहचान PSME प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी के रूप में थी। गार्ड ने पहचान पत्र पर एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया, जिससे एरियन लंबी कतार को पार करके सीधे कन्वेंशन सेंटर में प्रवेश कर गया। अंदर माहौल उत्साह से भरा हुआ था। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों छात्रों और पेशेवरों की ऊर्जा से गूंज रहा था।
एरियन अपना बक्सा लिए भीड़ के बीच से गुजरते हुए प्रतिभागियों के लिए निर्धारित जगह पर पहुंचे जहां वे अपने प्रोजेक्ट लगा सकते थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। अपना निर्धारित स्थान पाकर एरियन ने अपना बक्सा नीचे रखा और अपने उच्च दक्षता वाले सौर पैनल के घटकों को खोलना शुरू कर दिया। प्रदर्शनी 5 घंटे तक चलेगी और उसके बाद मुख्य कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू होगी। एरियन ने अपनी प्रदर्शनी को व्यवस्थित करने में कड़ी मेहनत की, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके सौर पैनल का हर हिस्सा अधिकतम दृश्यता और प्रभाव के लिए सही स्थिति में हो। वह जानते थे कि उनके प्रोजेक्ट का दृश्य आकर्षण निर्णायकों और उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित करने में उसकी तकनीकी खूबियों जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अपना सेटअप अंतिम रूप देते हुए एरियन ने प्रतियोगिता का जायजा लेने के लिए कुछ समय निकाला। सम्मेलन केंद्र में नवीन परियोजनाओं की भरमार थी, जिनमें टिकाऊ ऊर्जा समाधानों से लेकर उन्नत रोबोटिक्स तक हर परियोजना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अत्याधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए प्रदर्शनी में अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ी। एरियन ने खुद को रुचि रखने वाले लोगों को अपनी परियोजना के बारे में समझाते हुए पाया। कैसे मौजूदा व्यावसायिक सौर पैनलों की दक्षता केवल 15 से 25% होती है, जबकि सौर पैनल की 60% से ज्यादा। इस दावे ने ज्यादा छात्रों का ध्यान इस हद तक खींचा कि निर्णायकों का ध्यान उस ओर गया। एरियन की परियोजना के इर्द गिर्द हो रही चर्चा को नजरअंदाज करना मुश्किल था और जल्द ही 3 निर्णायकों का एक समूह उनकी ओर बढ़ा। उनमें एक व्यक्ति भी था जिसे एरियन ने नेमप्लेट से तुरंत पहचान लिया, सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन के सीईओ फ्रांसिस पेरेल्टा। अन्य 2 निर्णायकों ने अपना परिचय डॉक्टर एलेना रामिरेज के रूप में दिया, जो फिलीपींस विश्वविद्यालय में नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों की प्रोफेसर हैं, और इंजीनियर मार्को लियू, जो एक प्रतिष्ठित आविष्कारक हैं और हरित प्रौद्योगिकी नवाचारों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एरियन और पेरेल्टा के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी दोनों ने पेशेवर व्यवहार बनाए रखने की पूरी कोशिश की। श्रीमान रेयस, आपके प्रोजेक्ट ने आज काफी चर्चा बटोरी है, डॉक्टर रामिरेज ने जिज्ञासापूर्ण लेकिन उत्साहजनक लहजे में बात शुरू की। क्या आप हमें अपने उच्च दक्षता वाले सौर पैनल के पीछे की तकनीक और नवाचार के बारे में बता सकते हैं? जैसे ही एरियन ने अपने सौर पैनल के डिजाइन, उसकी अनूठी सामग्रियों और इतनी उच्च दक्षता दर वाली नवीन प्रक्रियाओं के बारे में बताना शुरू किया, उसे पेरेल्टा की संदेह भरी निगाहें उस पर महसूस हुई। सीईओ के संदेह के बावजूद एरियन ने अपने द्वारा किए गए कठोर परीक्षणों और गणनाओं के आधार पर आत्मविश्वास से बात की। इंजीनियर लियू स्पष्ट रूप से उत्सुक ने कई तकनीकी प्रश्न पूछे, जिनके एरियन ने विस्तृत उत्तर दिए। बातचीत तकनीकी और केंद्रित थी और इंजीनियर लियू ने सौर पैनल दक्षता बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों और समाधानों के बारे में एरियन की गहन समझ की सराहना करते हुए सिर हिलाया। आखिरकार पेरेल्टा की बारी आई। आपके दावे महत्वाकांक्षी हैं, मिस्टर रेयस। हमने कई आशाजनक तकनीकों को अपनी क्षमता तक पहुंचने में नाकाम होते देखा है। आपके सौर पैनल में क्या खासियत है? एरियन ने पेरेल्टा की नजरों का सामना किया। उन्हें उनके बीच के इतिहास का एहसास तो था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे इसे अपनी प्रतिक्रिया पर असर नहीं पड़ने देंगे। अंतर आपके द्वारा बताई गई चुनौतियों से निपटने के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता में है, श्रीमान पेरेल्टा। पिछले प्रयासों के विपरीत, मेरा डिजाइन अनुभवजन्य आंकड़ों और सौर ऊर्जा संग्रहण एवं रूपांतरण की स्पष्ट समझ के आधार पर अक्षमताओं को उनके मूल में ही संबोधित करता है। बातचीत जारी रही। एरियन ने आगे के सवालों के जवाब दिए और जजों को अपने सोलर पैनल के कुछ हिस्से दिखाए। खैर, यह आविष्कार बहुत ही आशाजनक लग रहा है। एक फिलिपिनो मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र ने इसका आविष्कार किया है। मीडिया आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शाम के 5:51। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, एरियन हंसते हुए बोला। मीडिया उसके लिए अपने आविष्कार को सबके साथ साझा करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जहां वह बता सकता है कि यह सौर पैनल उसका आविष्कार था और कोई भी इस पर दावा नहीं करेगा। सच में, आपका उत्पाद वाकई क्रांतिकारी है। 60% दक्षता वाले सोलर पैनल के बारे में तो आप सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन के सीईओ श्री पेरेल्टा से भी पूछ सकते हैं, जो सोलर पैनल बनाती है। हाँ, दरअसल हमने अपनी प्रयोगशाला में उनके सोलर पैनल का परीक्षण किया था और मेरे इंजीनियरों ने मुझे बताया था कि सोलर पैनल की दक्षता वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी, पेरेल्टा ने संदेह से भरे स्वर में कहा। दरअसल ये नवाचार या दक्षता के हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरा। शायद आप इस बात से डरे हुए हैं कि यदि मैं इसे बाजार में पेश कर दूं, तो आप अपने ग्राहकों को खो देंगे, क्योंकि कौन ऐसे सौर पैनल के लिए रुकेगा जिसकी दक्षता केवल 15 से 25% है, जबकि एक ऐसा पैनल उपलब्ध है जो सस्ती कीमत पर दोगुनी दक्षता प्रदान करता है। इंजीनियर लियू और डॉक्टर एलेना ने एरियन और पेरेल्टा के बीच नजर दौड़ाई। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं?
हाँ, दरअसल उनके एक इंजीनियर बेनिको हैरान थे कि मेरा सोलर पैनल इतनी कुशलता से काम कर सकता है। बेशक उन्होंने खुद इसका परीक्षण किया था। मुझे नहीं पता कि इंजीनियर बेनिको ने आसानी से यह कैसे तय कर लिया कि मेरा सोलर पैनल नकली है। शायद कंपनी की किसी संदिग्ध व्यावसायिक कार्यप्रणाली के कारण एरियन ने सवाल को यूं ही टाल दिया। उनके लहजे से उनकी बात से ज्यादा जाहिर हो रहा था। पेरल्टा का चेहरा तनावग्रस्त हो गया, पेशेवर आवरण टूटने लगा। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए मिस्टर रेयस। बिना सबूत के आरोप बदनामी के माने जा सकते हैं। मैं भी आपसे यही कह सकता हूं, मुझ पर नकली होने का आरोप लगा सकते हैं, जबकि परीक्षण खुद ही सब कुछ बयां कर देता है, एरियन ने जवाब दिया। शायद यहाँ असली मुद्दा मेरी तकनीक की वैधता का नहीं, बल्कि उसके परिणामों के डर का है। मुझे शक है कि मेरे सोलर पैनल को नकली बताकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि समय मिल सके। हालांकि पूरी कोशिश के बावजूद इसे दोहराना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने जो तकनीक और निर्माण प्रक्रियाएं विकसित की हैं, वे अद्वितीय हैं और वर्तमान में उपलब्ध तकनीकों से कहीं आगे हैं। पेरल्टा की भौहें सिकुड़ गईं। जाहिर है उन्हें इस स्तर के टकराव की उम्मीद नहीं थी। श्रीमान रेयस, आप ऐसे आरोपों के साथ पतली बर्फ पर चल रहे हैं। हमारी कंपनी नैतिक आचरण और नवाचार पर गर्व करती है। ये कहना कि हम बौद्धिक चोरी में शामिल हैं, एक गंभीर आरोप है। एरियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा, फिर भी पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन के बिना मेरे सौर पैनल को खारिज करना उन नैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाता है। अगर सोलर डायनेमिक्स सचमुच नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, तो मैं इन दावों की संयुक्त जांच का स्वागत करता हूं। आइए मेरे सौर पैनल की दक्षता की जांच और आपके संयंत्र में हुई परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक तटस्थ तृतीय पक्ष को बुलाएं। बढ़ते तनाव को भांपते हुए डॉक्टर रामिरेज ने बीच में ही कहा, सज्जनों, यह ऐसे विवादों के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। पीएसएमई प्रतियोगिता नवाचार और हमारे उद्योग के प्रतिभाशाली लोगों का जश्न मनाने के लिए है, न कि संघर्ष के लिए। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस चर्चा को स्थगित करें और आज प्रदर्शित की जा रही उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। इंजीनियर लियू ने सहमति में सिर हिलाया। मैं डॉक्टर रामिरेज से सहमत हूं। हालांकि तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए श्री रेयस का प्रस्ताव एक उचित अनुरोध है। ओह, परेशान मत होइए, क्योंकि मैं मनोरंजन नहीं करूंगा, पेरल्टा ने बाहर जाने से पहले कहा। देखो, एरियन बोला, अगर मेरा सोलर पैनल नकली होता तो वह रुक जाता।